सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन के अंदर एक छोटा सा सेशन है, एक सवा घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटे का, जिसके अंदर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं। दैट इज ऑल द आईसीआई केस लॉज विच आर देयर इन योर स्टडी मटेरियल। अब केस लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम के अंदर? देखो, जनरली एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है केस लॉ के ऊपर, जिसमें इंस्टीट्यूट 3 सब क्वेश्चंस डालती है और उसमें से बोलती है कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। ऐसा ओल्ड कोर्स में हुआ करता था। मैं उम्मीद कर रहा हूं न्यू कोर्स में भी सिमिलर पैटर्न ही होगा विद रिस्पेक्ट टू केस लॉस। तो अब 3 क्वेश्चंस आपको केस लॉ पे डाले जाएंगे, जो आपकी स्टडी मटेरियल में से ही होगा, कुछ भी बाहर से नहीं होगा। जो स्टडी मटेरियल के अंदर केस लॉज मेंशन्ड है, इंस्टीट्यूट उन्हीं को टेस्ट करती है एग्जाम के अंदर, कुछ नया नहीं पूछती है। तो उन्हीं केस लॉ को आपको अच्छे से करके जाना है। अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो क्या 4-4 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। तो यहां पर इंस्टीट्यूट ने अब लगभग 60-65 केस लॉस डाला है आपके स्टडी मटेरियल के अंदर। वो सारे हम लोग अभी एक एक करके यहां पर अच्छे से करने वाले हैं। इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल के अंदर बहुत लंबे लंबे केसेस डाला है, 2-2, 3-3, 4-4 पेज के। अब उतना बच्चा लिख नहीं सकता एग्जाम के अंदर, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उसको कंसाइज कर दिया है। केस लॉ का नाम, फैक्ट्स ऑफ द केस, और अल्टीमेटली केस में क्या बोला गया है और कंक्लूजन क्या है, चंद लाइनों में हर चीज को बोल के बहुत ब्यूटीफुली हमने उसको कवर अप करने की कोशिश की है। बिकॉज ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है आपके लिए भी कि आप इतने बड़े सिलेबस के अंदर अब इतने सारे केस लॉस भी एक एक करके डिटेल में पूरा का पूरा पढ़ो। 4-4 पेज पढ़ोगे, 3-3 पेज पढ़ोगे एक एक केस लॉ पे, वो बेवकूफी है। उतना समय है भी नहीं आपके पास, और उतना समय होगा तो भी आप उतना समय सिर्फ केस लॉस के ऊपर डालना जरूरी नहीं समझोगे, सही नहीं समझोगे। सो दैट्स द रीजन, आप ये वीडियो देख लो अच्छे से, उसके बाद एक बार खुद से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा हमने क्लास में भी बहुत सारे केस लॉस किए, वो भी आप अच्छे से देख लेना। तो वो वाले केस लॉ भी करना है आपको, और साथ में जो इस सेशन में मैं आपको कराने वाला हूं वो भी करना है। प्लस इस सेशन के अंदर आखिर में 4-5 केस लॉस बहुत ही लेटेस्ट वाले केस लॉ है, जो अभी इंस्टीट्यूट ने जनवरी में 2024 जनवरी में क्या किया है, अपने वेबसाइट पे डाला है। तो वो वाले भी मैंने इस किताब के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हर एक केस लॉ पे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहला केस लॉ है यहाँ पर होंडा सील कार्स लिमिटेड इंडिया वर्सेस कमीशन ऑफ इनकम टैक्स। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2017। सर नाम याद रखना जरूरी है। देखो, अगर आप रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो इट्स ओके, चलेगा। तो जितना कोशिश कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो इट्स ओके। जबरदस्ती बहुत ज्यादा दिमाग पे स्ट्रेस मत डालो। नाम याद रखने के चक्कर में कंटेंट मत भूल जाना। नाम याद रखने के चक्कर में बचा हुआ सिलेबस मत गड़बड़ कर देना। केस लॉ का नाम याद रखने के चक्कर में आंसर्स मत गलत लिख देना। तो केस लॉ का नाम सेकंड प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कंटेंट अच्छे से लिखना आपके एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो नाम आपका पर्सनल चॉइस है, याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो आप एग्जाम में पास नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर भी आप अच्छे नंबरों से एग्जामिनेशन से पास हो सकते हो बिना केस लॉ का नाम लिखे भी। इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, डोंट एट ऑल वरी अबाउट इट। तो चलिए सबसे पहला केस लॉ शुरू करते हैं, होंडा सील कार्स इंडिया लिमिटेड का। ये बहुत ही टेक्निकल केस लॉ है। इसके अंदर क्या हुआ था मैं आपको पहले बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हो ये कार कंपनी है, और अगर ये कार कंपनी है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो बहुत करती होगी। तो इसने बहुत सारी कंपनियों के साथ एक जॉइंट वेंचर किया। ठीक है, एक जॉइंट वेंचर किया फॉर द पर्पस ऑफ सम नो हाउ, कुछ नो हाउ के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, क्योंकि ये लोग सब मिलकर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं। होंडा कार एंड सील्स का होंडा होंडा का सील कार्स इंडिया लिमिटेड और दूसरी कंपनीज ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया, कुछ नो हाउ पता लगाने के लिए। अब उसमें हर एक कंपनी को थोड़ा थोड़ा टेक्निकल फीस पे करना पड़ रहा था। ठीक है, उस नो हाउ के बारे में रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करना है तो पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। उस नो हाउ के रिसर्च करने के लिए हर एक कंपनी को थोड़ा थोड़ा पैसा देना पड़ रहा था इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल फीस। तो सवाल यहां पर यह उठ गया कोर्ट के सामने कि ये जो टेक्निकल फीस कंपनी पे कर रही है, क्या ये रेवेन्यू है या ये कैपिटल है? अगर रेवेन्यू है तो उसका डिडक्शन आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में मिल जाएगा, और अगर कैपिटल है तो इसका डिडक्शन आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, बिकॉज वी ऑल नो दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं मिलता है। तो मुद्दा चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने एक सवाल उठाया, कोर्ट ने सवाल उठाया और बोला क्या ये नो हाउ आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है? अगर ये नो हाउ आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए है और ये लिमिटेड पर्पस के लिए, लिमिटेड यूज है इसका, राइट, लिमिटेड पीरियड के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लिमिटेड राइट टू यूज है, अगर है तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हम आपको इसका डिडक्शन देंगे। तो कोर्ट ने क्या बोला, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए है और लिमिटेड पीरियड के लिए नो हाउ है तो हम आपको डिडक्शन दे देंगे रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे। लेकिन अगर ये अदरवाइज है, अदरवाइज मतलब इट इज फॉर सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं है, एक नए बिजनेस को खड़े करने के लिए आप सब साथ में आए हैं,
एग्जिस्टिंग बिजनेस को फायदा देने के लिए नहीं आए हैं, नए बिजनेस को फायदा देने के लिए आए हो, देन द पोजीशन में भी डिफरेंट। पोजीशन में भी डिफरेंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट पोजीशन क्या हो सकती है? देन द पोजीशन में भी डिफरेंट का मींस है, मतलब है कि फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, फिर आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे डिडक्शन नहीं ले सकते हो। सर इस केस में क्या हुआ था? इस केस में जो असेसी है वो सब साथ में आए थे और साथ में आने के बाद उनका जॉइंट वेंचर टूट गया, जॉइंट वेंचर खत्म हो गया, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस। कोर्ट ने बोला ये आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं, आपका जॉइंट वेंचर तो खत्म हो गया, ठीक है। देयरफॉर ये जो भी खर्चा आपने किया है वो खर्चा हम क्या मानेंगे? कैपिटल मानेंगे और उसका हम डिडक्शन आपको नहीं देंगे। अगर आप ये वेंचर करते, उससे आपका बिजनेस चलता रहता, तो हम आपको इसका बेनिफिट दे देते रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे। फिलहाल हम आपको इसका डिडक्शन नहीं देंगे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे लेना पड़ेगा, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप कोई खर्चा लिमिटेड पीरियड के लिए करते हो लेकिन एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए करते हो तो वो रेवेन्यू है। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा किया, उससे आपका जॉइंट वेंचर ही बंद हो गया, तो फिर वो खर्चा आपका कैपिटल माना जाएगा, उसका डिडक्शन आपको पीजीपीपी में नहीं मिलेगा। चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस लॉ जो है आपका वो है HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2018 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब इस केस, ये केस लॉ जो है ये 10AA के ऊपर है। 10AA जो आपका SEZ का डिडक्शन है उसके ऊपर ये केस लॉ बनाया है। अब आपको पता होगा SEZ को डिडक्शन कितना मिलता है? जितना भी उसका प्रॉफिट होता है मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग। कौन सी अंडरटेकिंग? SEZ वाली अंडरटेकिंग, डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग। अब याद करो, आपको पता होगा तो एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर में से कुछ चीजें निकलती है, जैसे इंश्योरेंस, फ्रेट, अदर एक्सपेंसेस विच यू इनकर, एफओबी प्राइस होना चाहिए, दूसरे खर्चे माइनस होंगे। तो यहां पर असेसी ने कुछ खर्चा किया फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन एक्सचेंज में खर्चा किया, पॉइंट नंबर 1, फॉर सम टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। तो असेसी ने अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज में कोई खर्चा किया फॉर सम टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, तो क्या वो एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों में से माइनस होगा? द आंसर इज यस। द कोर्ट ने बोला अगर आप कोई एक्सपेंस करते हो इन द नेचर ऑफ प्रोविजन फॉर टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, प्रोविजन फॉर टेक्निकल सर्विस का खर्चा करते हो, आउटसाइड इंडिया करते हो और फॉरेन एक्सचेंज में करते हो, तो आपको इसको एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा 10AA का डिडक्शन लेते समय। यहां पर चेक कर लो, ठीक है। अब अगले कुछ केस लॉस जो है ना वो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो अब मैं वो आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आप सबको पता है जो आपका न्यू कोर्स है उसमें सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड केस लॉस है वो अब आपके लिए रेलेवेंट नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रेलेवेंट रहेंगे? क्योंकि आपका सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर सीए फाइनल सिलेबस से अब क्या हो चुका है? अलविदा ले चुका है, ठीक है, निकल चुका है, ठीक है। अब वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अब हम लोग डायरेक्टली अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 7, बीच के सारे केस लॉस अगर आपकी किताब में है तो वो आप कट कर देना, ठीक है। तो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। तो चलो अच्छी बात है, गुड न्यूज। नेक्स्ट वाला केस लॉ शेशासाई स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। क्या हुआ था इस केस के अंदर? ये केस लॉ आया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। आप सबको पता है, मैंने आपको क्लास में बोला है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप रहते हो एज एन ओनर, तो पेपर पे ओनर आप नहीं हो, पेपर पे ओनर सोसाइटी होता है। आप सिर्फ क्या होते हो? शेयर होल्डर होते हो। तो जब आप अपना घर किसी को देते हो तो क्या देते हो? आप राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करते हो। तो अगर आप किसी को राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करोगे, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, ओनरशिप सोसाइटी की ही होती है। आपके बेचने के पहले भी सोसाइटी ओनर था, आपके बेचने के बाद भी सोसाइटी ही ओनर होता है। पेपर पे ओनर सोसाइटी ही होता है, लेकिन आप सिर्फ क्या करते हो? आप सिर्फ और सिर्फ राइट टू एंजॉयमेंट देते हो किसी और को। अपनी प्रॉपर्टी जो कल तक आप एंजॉय कर रहे थे, आज से आप किसी और को दे रहे हो कि भाई तू एंजॉय कर, उसके बदले मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो मेरा पैसा मुझे दे दे, अब से ये प्रॉपर्टी तेरी हो गई। तो क्या ये भी एक ट्रांसफर माना जाएगा? कोर्ट ने बोला यस, टाइटल जरूरी है, जरूर टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन इन सब्सटेंस यहां पर क्या हो रहा है? एक ट्रांसफर हो रहा है। टाइटल ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है, सब्सटेंस में देखो यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। कोर्ट ने बोला अगर आप किसी को एनेबल करवाते हो एंजॉयमेंट की प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करने देते हो किसी को, तो वो भी एक किस्म का क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा अंडर कैपिटल असेट। कोर्ट ने बोला लॉ में क्या लिखा है? एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट। कोर्ट ने बोला एनेबलिंग द एंजॉयमेंट को उसके प्रीवियस वर्ड से इंटरप्रेट करो। ट्रांसफरिंग प्रीवियस वर्ड है, तो एनेबलिंग द एंजॉयमेंट का मतलब भी क्या होगा? ट्रांसफरिंग से ही इंटरप्रेट करना चाहिए। बिकॉज देयर इज वन प्रिंसिपल ऑफ लॉ दैट द कलर ऑफ द सक्सीडिंग वर्ड्स, अगले शब्दों का कलर आप पिछले शब्दों के कलर से इंटरप्रेट करोगे। कलर का मतलब क्या होता है? अगले शब्दों को आप इंटरप्रेट कभी भी पिछले शब्दों को कंपेयर करके किया करो। एक सेंटेंस के अंदर अगर मल्टीपल शब्द है तो अगर पिछले शब्द के अंदर ट्रांसफर लिखा है और अगले शब्द के अंदर एनेबलिंग द एंजॉयमेंट लिखा है, तो एनेबलिंग द एंजॉयमेंट भी क्या माना जाएगा? ट्रांसफर माना जाएगा। और एसएससी को ये ट्रांसफर के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। चेक कर लीजिए प्लीज।
अब अगला केस लॉ है सेक्शन 1037 के ऊपर। अब सेक्शन 1037 क्या है उसके बारे में मैं पहले आपको ब्रीफ में बता देता हूं। 1037 एक कैपिटल गेन्स के अंदर एग्जेम्पशन है। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो और अगर आपके पास अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है जो आप यूज कर रहे थे या आपके पेरेंट्स यूज कर रहे थे कम से कम 2 साल के लिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, और ऐसी जमीन को अगर गवर्नमेंट क्या करती है कंपल्सरीली एक्वायर कर लेती है, तो सेक्शन 1037 में वो कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है और एग्जेम्प्ट है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा था कि जब गवर्नमेंट कंपलसरीली आपके लिए अक्वायर करेगी तो गवर्नमेंट आपको एक कॉम्पेंसेशन बताएगी, ठीक है। अब आगे जाकर आपको कॉम्पेंसेशन अगर बढ़ जाता है तो क्या ये कंपलसरी एक्विजिशन के बदले एक सेल माना जाएगा, वॉलंटरी सेल? बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पेंसेशन दिया और फिर बाद में गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन आपका बढ़ा दिया, तो जस्ट बिकॉज के कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट आपका बढ़ा रही है, हायर कॉम्पेंसेशन आपको दे रही है, तो क्या इस पूरे ट्रांजेक्शन को आप एक वॉलंटरी सेल बोलोगे? क्योंकि अगर वॉलंटरी सेल बोलोगे तो ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ये एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? जिसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का। तो जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट आपको हायर कॉम्पेंसेशन दे रही है, ठीक है, तो क्या आपका एग्जेम्पशन गवर्नमेंट डिनाई कर देगी और ये बोलेगी नहीं नहीं ये तो एक वॉलंटरी सेल है और वॉलंटरी सेल के लिए ये सेक्शन नहीं है, देयरफॉर आपको इस एग्जेम्पशन के लिए बेनिफिट नहीं मिलेगा? तो कोर्ट ने यहां पर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई इट वुड कंटिन्यू टू रिमेन एज कंपलसरी एक्विजिशन ओनली, भले गवर्नमेंट उसका कंपेंसेशन फिक्स करके ज्यादा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली कोर्ट ने यह भी बोला, मियरली बिकॉज द कंपेंसेशन इज अग्रीड अपॉन द कैरेक्टर ऑफ एक्विजिशन विल नॉट चेंज फ्रॉम कंपलसरी एक्विजिशन टू वॉलंटरी सेल। जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसका कंपेंसेशन अग्री किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सेल है, आपका जो कंपलसरी एक्विजिशन है वो एक वॉलंटरी सेल बन जाएगा और हम आपको 1037 के एग्जेम्पशन से बाहर निकाल देंगे। आपको 1037 का एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, नॉट जस्ट बिकॉज योर कंपेंसेशन इज हायर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक वॉलंटरी सेल है। यू कैन एंजॉय कंटिन्यूइंग एंजॉइंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1037, ठीक है। Now, अगला केस लॉ फाइबर बोर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, ये 54G के ऊपर है। 54G में क्या होता है, आप अपना बिजनेस अर्बन एरिया से शिफ्ट करके रूरल एरिया में लेकर जाते हो। अगर आप अपना बिजनेस अर्बन एरिया से रूरल एरिया में लेकर जाते हो और लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी ये सब चीज बेचते हो और 2 साल के अंदर वापस से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद लेते हो, तो आपका कैपिटल गेन्स गवर्नमेंट एग्जाम कर देगी। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि अससी ने 2 साल के अंदर दूसरा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदना है। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, अससी ने उसको खरीदने के लिए एडवांस दे दिया है, अभी तक लैंड, बिल्डिंग मिला नहीं है उसको, प्लांट, मशीनरी मिला नहीं है, एडवांस दे दिया है, तो क्या सिर्फ एडवांस दे देने पर उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी का उसको पोजीशन भी लेना पड़ेगा? तो कोर्ट ने यहां पर बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, कि अवेल करने के लिए एग्जेम्पशन आपको पैसा यूटिलाइज करना जरूरी है, ठीक है। क्या अससी ने पैसा यूटिलाइज कर दिया है? क्या अससी ने एडवांस के तौर पर सामने वाले को पैसा दे दिया है? अगर दे दिया है तो वो यूटिलाइज माना जाएगा और उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सिर्फ एडवांस देने पर भी आपको एग्जेम्पशन 54G के अंदर मिल जाएगा, इनकम टैक्स में चेक कर लीजिए। अगला केस लॉ शक्ति मेटल डेपो वर्सेस सीआईटी 2021 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ था देखो जरा, एक अससी ने कोई ब्लॉक ऑफ एसेट खरीदा था, कोई फर्नीचर खरीदा होगा, कोई बिल्डिंग खरीदा होगा, कोई भी एसेट खरीदा होगा, ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट है। अब लास्ट 2 साल से वो एसेट को यूज नहीं कर रहा है, जबकि वो बिजनेस के अंदर है, वो एसेट 2 साल से वो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा है, अब उसको वो बेच रहा है। तो अससी बोल रहा है देखो मैं 2 साल से तो बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहा था, अब मैं बेच रहा हूं तो आप इसको ब्लॉक का पार्ट मत मानो, देखो मैं बिजनेस के लिए तो यूज नहीं कर रहा था, अब इसको आप मैं बेचूंगा तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचकर मान के उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का मुझे एग्जेम्पशन दे दो। कोर्ट ने बोला, मना कर दिया। कोर्ट ने बोला अगर एसेट ब्लॉक का पार्ट है तो वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा, उसका गेन हमेशा शॉर्ट टर्म रहेगा, क्योंकि वहां पर हमेशा इस गेन इज डीम टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। जस्ट बिकॉज आपने उस एसेट को 2 साल के लिए बिजनेस के लिए यूज नहीं किया, उसका मतलब यह नहीं है कि एसेट ब्लॉक के बाहर आ गया, एसेट ब्लॉक का ही पार्ट था। एक बार एसेट ब्लॉक का पार्ट बन गया, फिर आप उसको यूज करो या मत यूज करो, उसके ऊपर जो गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही आएगा, आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स नहीं बोल सकते हो, चेक कर लीजिए। अगला केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अलग जजमेंट में बोला गया है, सैयद आदिल अली, आनंद बसप्पा, केजी रुक्मिनी अम्मा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल केस लॉ है, आपको मैंने क्लास में भी बहुत बोला था इसके बारे में, ये तो डुप्लीकेशन हो रहा है, क्लास में कर लिया है हमने। अगर मैंने 54 के अंदर घर बेचना है, मुझे दूसरा घर खरीदना है, ठीक है, तो जो दूसरा घर खरीदूंगा तो क्या मैं उसमें 2 घर खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकते हो, नॉट अलाउड, ओनली 1 हाउस इन इंडिया, ओनली 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, आप 2 घर नहीं खरीद सकते हो। लेकिन क्या मैं 2 घर बाजू बाजू में खरीद सकता हूं बीच की दीवार तोड़कर? क्या उसको 2 घर मान के 2 घर को मैं बाजू बाजू में बीच की दीवार तोड़कर उसको एक घर बना सकता हूं? द आंसर इज यस, वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। अगर आप 2 एडजेसेंट फ्लैट्स खरीदते हो, बीच की दीवार एक कॉमन मीटिंग पॉइंट है, वो हटा रहे हो, ठीक है, उसको एक सिंगल घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको दोनों घर का एग्जेम्पशन मिलेगा, ऐसा हमने क्लास में भी देखा है, आपको पता ही होगा, ठीक है।
नेक्स्ट केस लॉ, सीआईटी वर्सेस गुरनाम सिंह 2010 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अब इसमें क्या बोला गया देखो, एक एसएससी 54 बी के बारे में बात कर रहा है। 54 बी में आपको क्या करना है, आपको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचकर आपको दूसरी लैंड खरीदना है 2 साल के अंदर। अब एसएससी ने 2 साल के अंदर लैंड खरीदा, लेकिन सिर्फ एक चीज उसने किया कि उसमें अपने साथ उसने अपने बेटे को ओनर रख दिया। तो जस्ट बिकॉज अगर मैं कोई नई लैंड खरीदता हूं अपने एग्जामेशन के लिए, 2 साल के अंदर मैंने दूसरी लैंड खरीद लिया, एग्जाम करवाना है मुझे क्योंकि लॉ का रिक्वायरमेंट है 2 साल में दूसरी लैंड खरीदना। तो जस्ट बिकॉज मैंने उस लैंड के अंदर जो नई लैंड खरीदा उसमें अपने बेटे को कोनर रख दिया, तो क्या मेरा एग्जामेशन गवर्नमेंट हटा देगी, डिनाई कर देगी? तो कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला मियरली बिकॉज द एसएससी सन इज ए कोनर दैट विल नॉट डिनाई द एग्जामेशन। एसएससी को एग्जामेशन मिलकर रहेगा, चिंता मत करिए, चेक कर लीजिए प्लीज। नाउ नेक्स्ट केस लॉ नंबर 13 सीआईटी वर्सेस रविंद्र कुमार अरोरा 2012 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। अब इसमें क्या बोला गया जरा ध्यान से सुनना। 54F के ऊपर ये एग्जामेशन है, ठीक है। 54F के अंदर क्या होता है, आपको घर खरीदना होता है। जब घर खरीदोगे तो आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है, याद करो 54F के अंदर पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होता है। अगर पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो आपको पूरा एग्जामेशन मिलेगा, अगर आप पार्टली कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो आपको पार्टली एग्जामेशन मिलेगा। अब मान लो मैंने जो नया घर खरीदा वो मैंने अपने और अपनी बीवी के नाम पे खरीदा, मैंने आधा अपने नाम पे आधा अपनी बीवी के नाम पे, पैसा पूरा मैंने दिया, 50% मेरा 50% मेरी बीवी का, को ओनरशिप उसको दे दिया, लेकिन पैसा पूरा मैंने दे दिया 1 करोड़ रुपए का। तो क्या मुझे एग्जामेशन सिर्फ 50 लाख रुपए का ही मिलेगा? क्या मेरे शेयर पे एग्जामेशन रुक जाएगा, या मुझे एग्जामेशन पूरे 1 करोड़ रुपए का मिलेगा जो मैंने पे किया? बहुत गौर से सुनना, पे पूरा 1 करोड़ रुपया मैंने किया, लेकिन उसमें आधा ओनर मैंने अपनी बीवी को बना दिया, ठीक है। कोनर बना सकते हो ना आप किसी को भी, तो मेरी बीवी सिर्फ बोलने के लिए कोनर है, उसने पैसा नहीं दिया, पैसा मैंने दिया है। तो क्या जस्ट बिकॉज मेरी बीवी कोनर है तो क्या मुझे एग्जामेशन भी आधा मिलेगा क्योंकि मैं आधा को ओनर हूं? तो यहां पर कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, जो ओनर ने पूरा पैसा पे किया है उसको पूरा एग्जामेशन मिलेगा। जस्ट बिकॉज उसमें को ओनर आ चुका है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जामेशन क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते, सीआईटी वर्सेस संबंधम उदय कुमार 2012 कर्नाटका हाईकोर्ट। ये एग्जामेशन भी सेक्शन 54F के ऊपर है। 54F के अंदर आपको दूसरा घर खरीदना होता है, ठीक है। आपको सब कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है, घर को छोड़कर घर को छोड़कर घर को छोड़कर, और एक घर खरीदना है, ठीक है। अब एसएससी ने घर खरीद लिया, लेकिन कुछ छोटे मोटे काम उसमें बच गए थे। आपको पता है आपको घर 2 साल के अंदर खरीदना होता है, 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना होता है। एसएससी का 3 साल खत्म हो गया, 3 साल का कंस्ट्रक्शन का पीरियड खत्म हो गया, लेकिन छोटे मोटे काम बच गए, कुछ फिनिशिंग के काम बच गए थे, जैसे फ्लोरिंग थोड़ी बहुत बच गई थी, इलेक्ट्रिक फिटिंग बच गई थी, थोड़ा सा डोर के ऊपर शटर वटर लगाना था वो बच गया था, बेसिक काम बचे थे। तो क्या जस्ट बिकॉज ऐसे छोटे मोटे काम बच गए, बाकी पूरा कंस्ट्रक्शन उसका हो गया था, बिल्डर ने कर दिया था पूरा कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बस ऐसे छोटे मोटे काम बचे हुए थे। तो क्या इतने छोटे मोटे काम जो फिनिशिंग वर्क वाले काम है, ऑलमोस्ट बिल्डिंग पूरी रेडी है, ऑलमोस्ट बिल्डिंग पूरी रहने लायक है, छोटी मोटी चीजें अगर पेंडिंग है तो क्या उसको हम बोलेंगे कि एसएससी ने टाइम पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किया? तो कोर्ट ने बोला ऐसा मत करो प्लीज। अगर एसएससी ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और अगर उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है छोटी मोटी चीजों की वजह से, ठीक है, और उसके वजह से वो पोजेशन नहीं ले पाया, तो उसका सेक्शन 54 का एग्जाम्शन आप उसको मना नहीं कर सकते हो, चेक कर लो प्लीज। अगले केस लॉ के अंदर आपके 2 सेक्शन का मिक्सचर है, एक तो 50C और एक सेक्शन 54F। अब 50C आपको क्या बोलता है कि अगर आप लैंड या बिल्डिंग सेल करते हो तो आपका जो सेल कंसिडरेशन वो होगा वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और आपका एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, अगर दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है तो ठीक है, तो आपको सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। अगर 110% तक है तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल कंसिडरेशन आपका सेल कंसिडरेशन के तौर पे लेना है, ठीक है। अब यहां पर एक एसएससी ने क्या किया, अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, कितने में बेचा, 40 लाख में बेचा, ठीक है। उसके बाद उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो 50 लाख थी, ठीक है। अब इसको बेचकर उसको 12 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स हो गया। अब 12 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स बचाने के लिए उसने क्या किया, उसने एक दूसरा घर खरीदा 54F में, उसको एग्जेम्पशन चाहिए। अब आपको पता होगा 54F में अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब उसने कितना इन्वेस्ट किया, उसने 47 लाख रुपीस री इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस केस में इसका एग्जाम्पशन कैसे निकाला जाएगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जो भी गेन हो गया 12 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट री इन्वेस्टेड, अमाउंट री इन्वेस्टेड इज हाउ मच 47 लाख, डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन के जगह पर आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले लेना है, क्योंकि वो आपका कंसिडरेशन है। अब आपका कंसिडरेशन 40 लाख थोड़ी है, आपका कंसिडरेशन 50 लाख रुपया है, तो डिनोमिनेटर में आपको 50 लाख रुपया ले लेना है। जो भी अमाउंट आ जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल गेन्स हो जाएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपको 40 लाख नहीं लेना है, डिनोमिनेटर में आपको 50 लाख ही लेना है, और न्यूमरेटर में आपने जो री इन्वेस्ट किया है 47 लाख वो लेना है। उस हिसाब से आपका एग्जेम्पशन डिटरमाइन होगा इन सेक्शन 54F। ये बोलना चाहता है ये पर्टिकुलर कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट केस लॉ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्सेस डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। यहां पर एसएससी ने 54 ईसी में बॉन्ड्स खरीद लिया था, पेमेंट भी कर दिया था, लेकिन आप सबको पता है कि 54 ईसी के अंदर जो पेमेंट करना होता है, जो इन्वेस्टमेंट करना होता है बॉन्ड्स का, एनएचए आरईसी, वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर करना होता है। एसएससी ने सब कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एसएससी को जो बॉन्ड्स इशू हुए गवर्नमेंट की तरफ से वो 6 महीने के बाद हुए। तो क्या एसएससी का एग्जाम्पशन आप मना कर दोगे जस्ट बिकॉज कि आपके बॉन्ड 6 महीने बाद इशू है? क्या एसएससी ने पेमेंट 6 महीने में कर दिया था? हाँ, इन्वेस्ट 6 महीने के अंदर उसने कर दिया था, सिर्फ उसको इशू गवर्नमेंट ने 6 महीने के बाद किया। तो इस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला आपने पेमेंट कर दिया था, दैट इज सफिशिएंट, विद इन 6 मंथ्स पेमेंट हो जाना चाहिए, बॉन्ड आफ्टर 6 मंथ्स भी इशू हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट केस लॉ, मवालिया भीखू भाई बाला भाई वर्सेस आईटीओ, 2016 गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पर एसएससी को एक लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर, कौन से एक्ट के अंदर? लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर सेक्शन 28 के थ्रू, सेक्शन 28 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के थ्रू कुछ एनहांस कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट मिला। बहुत बारीकी से सुनना, एक कानून है लैंड एक्विजिशन एक्ट, उसके सेक्शन 28 के अंदर एसएससी को एनहांस कॉम्पेंसेशन के ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिला। अब सवाल यह उठ गया कि ये जो इंटरेस्ट मिला वो उसको हम आईएफओएस की तरह ट्रीट करेंगे या कैपिटल गेन्स की तरह? उसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जज को भी लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 28 खोल के चेक करना पड़ेगा। जब जज ने लैंड एक्विजिशन एक्ट का सेक्शन 28 खोला तो जज को पता चला कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स द एनहांस वैल्यू ऑफ द लैंड। ये वैल्यू की एनहांस वैल्यू को, ये लैंड की एनहांस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटरेस्ट के तौर पे नहीं है। ये इसलिए नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ने उसको पेमेंट करने में डिले कर दिया है, ये इसलिए लग रहा है क्योंकि एसएससी को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलना चाहिए था इस लैंड के ऊपर। देयरफॉर कोर्ट ने बोला ये अदर सोर्स नहीं माना जाएगा, ये कैपिटल गेन्स माना जाएगा। कोर्ट ने बाद में ये बोला कि सेक्शन 34 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है दैट इज फॉर डिले इन मेकिंग द पेमेंट, वो वाला इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जा सकता है, ये वाला इंटरेस्ट रिप्रेजेंट द एनहांस वैल्यू ऑफ द लैंड। देखो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको ये वर्डिंग्स लिखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत कि भाई ये जो इंटरेस्ट है under section 28 of land acquisition act, it represents the enhanced value of the land, therefore it takes the character of what? Capital gains and not the character of other source। इस तरीके के वर्ड्स लिखोगे तभी जाकर आपको एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं, नहीं तो इंस्टीट्यूट आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा, से 4 में से 2 ही देगा या 1 ही देगा या 1.5 देगा। 4 में से 4 चाहिए तो आपकी वर्डिंग्स भी ठीक तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट वाला केस लॉ बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, जो लॉटरी का सिस्टम होता है वो कैसे चलता है? मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, मैंने 1 लाख लॉटरी प्रिंट की, उसके बाद वो लॉटरी मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो लॉटरी अपने एजेंट्स को दे दी, अब एजेंट्स ने उसको बेच दिया, बेचने के बाद एजेंट्स ने लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को लौटा दिया, ठीक है। अब एजेंट्स ने से 80,000 लॉटरी बेच दी, 1 लाख में से 20,000 लॉटरी नहीं बिकी तो एजेंट ने डिस्ट्रीब्यूटर को वापस दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है वो, गवर्नमेंट बोलती है हमने आपको डिस्ट्रीब्यूटर को वो लॉटरी सेल कर दी थी, अब ये आपकी जिम्मेदारी है, बेचना है बेचो, कचरे के डब्बे में डाल दो नहीं तो अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास 20,000 लॉटरी पड़ी हुई है। अब उन लॉटरी में से पता चला जब विनर डिसाइड करने का टाइम आया तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो 20,000 लॉटरी थी उसी में से एक विनर निकला। अब उसमें से अगर एक विनर निकला तो सवाल ये उठ रहा है तो क्या वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा विनिंग का? द आंसर इज यस, विनिंग का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाएगा क्योंकि उसके पास जो 20,000 लॉटरी पड़ी थी उसमें से विनर निकला है। तो सवाल ये उठ रहा है ये जो पैसा है वो कहां टैक्सेबल होगा? विल इट बी टैक्सेबल एट 30% अंडर 115 बीबी या ये एक पीजीबीपी इनकम की तरह टैक्स होगा? डिस्ट्रीब्यूटर बोलने लगा कि भाई ये तो मेरी पीजीबीपी इनकम है, लॉटरी खरीदना बेचना, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तेरी पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये तेरे स्किल से तूने नहीं कमाया है, ये तूने लक से कमाया है, बाई चांस कमाया है, ये तेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही माना जाएगा और 115 बीबी में टैक्स होगा और इसके ऊपर टीडीएस भी तेरा 30% का लगता रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये पीजीबीपी इनकम नहीं है, ये तेरी आईएफओएस इनकम है, टैक्सेबल अंडर 115 बीबी एट 30%। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ, मेघालय स्टील्स लिमिटेड 2016 सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये एक एसएससी है जो एलिजिबल है सेक्शन 80 IB के अंदर डिडक्शन लेने के लिए। अब इसको गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल रही है, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये सब सब्सिडी मिल रही है। तो सवाल ये उठ रहा है इसको जो गवर्नमेंट से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए पावर सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, ये सब सब्सिडी मिल रही है, क्या इसका भी 80 IB में डिडक्शन मिलेगा? जब मैं निकालता हूं प्रॉफिट डिराइव्ड, क्योंकि 80 IB में आपको पता होगा प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम द एलिजिबल बिजनेस का डिडक्शन मिलता है, तो क्या इसका भी मुझे जो 100%, 20%, 30% डिडक्शन मिलता है क्या इसका भी मिलेगा? तो कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ मिलेगा। दिस वर ओनली टू व्हाट, तो ये सब आप एसएससी को क्यों रिइंबर्स किया था? जस्ट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, और ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सब्सिडीज है, इसलिए इसका भी डिडक्शन एसएससी को 80 IB में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगला सवाल यहां पर यह है
कि एक एसएससी है, उसके दो यूनिट है, एक एलिजिबल यूनिट है जो एटीआईए में बेनिफिट लेता है और एक नॉन एलिजिबल यूनिट है जो एटीआईए में बेनिफिट नहीं लेता है। अब जो एटीआईए वाला यूनिट है ना, उसमें लॉस है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है। क्या वो लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो एलिजिबल यूनिट का है, एलिजिबल यूनिट का है, जिसका एटीआईए में डिडक्शन मिलता है, क्या उसका लॉस वो दूसरे यूनिट से सेट ऑफ कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेट ऑफ कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे एक एलिजिबल यूनिट में लॉस है 10 लाख का और नॉन एलिजिबल यूनिट में प्रॉफिट है, उससे मैं उसका सेट ऑफ कर सकता हूं। हां, जब अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो आपको केयरफुल रहना है। पहले ये लॉस आप अपने एलिजिबल यूनिट से ही सेट ऑफ करोगे। अगले साल जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो पहले ये लॉस एलिजिबल यूनिट से ही सेट ऑफ करोगे। मान लो मुझे 10 लाख का लॉस है करंट ईयर में एलिजिबल यूनिट में, और इन एलिजिबल यूनिट में 5 लाख का प्रॉफिट है, तो 10 लाख का लॉस 5 लाख के प्रॉफिट से सेट ऑफ करो, अब बच गया 5 लाख। अब अगले साल जब जाओगे तो ये 5 लाख का लॉस आप पहले एलिजिबल यूनिट के इनकम से सेट ऑफ करना, उसके बाद इन एलिजिबल इनकम की साथ सेट ऑफ करने जाना। यह बोला गया है स्वर्णगिरी वायर इंडस्ट्रीज इंसोलेशन प्राइवेट लिमिटेड के 2012 के कर्नाटका हाईकोर्ट जजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ के अंदर क्या बोला गया है, पे अटेंशन प्लीज। एक एसएससी था, उसने अपना ट्रायल रन शुरू किया था 97-98 में। ठीक है, एटीआईबी का एसएससी है, वो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम करता है। ट्रायल रन शुरू किया था 97-98 में, और उसने बोला कि मेरा कमर्शियल प्रोडक्शन 98-99 से शुरू होता है, 97-98 में मैंने सिर्फ ट्रायल रन किया था और कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि 5 साल का डिडक्शन आपको एटीआईबी में मिलता है, तो एटीआईबी का 5 साल कहां से काउंट होगा? 97-98 से काउंट होगा या 98-99 से काउंट होगा? देखो, उसके लिए हमको फैक्ट्स देखना पड़ेगा। जब हमने फैक्ट्स देखा ना, तो पता चला कि 97-98 में मतलब मार्च 1998 में, मतलब 97-98 हो गया। द एसएससी हैज क्रॉस द स्टेज ऑफ ट्रायल प्रोडक्शन। ट्रायल प्रोडक्शन का स्टेज उसने क्रॉस कर दिया था और फाइनल सेलेबल प्रोडक्ट उसने मार्केट में लाके बेच दिया था। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकता है कि 97-98 में ट्रायल चल रहा था। 97-98 में ट्रायल नहीं चल रहा था, 97-98 में आपने फाइनल प्रोडक्ट बेचा है, आपका ट्रायल स्टेज खत्म हो गया था। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट मार्केटेबल हो चुके थे, ये मार्केट में एस्टैब्लिश हो चुका था, इसीलिए आपका 5 साल का पीरियड 97-98 से चालू होगा। दैट इज असेसमेंट ईयर 98-99 से चालू होगा। असेसमेंट ईयर 99-2000 से आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5 साल आपका 97-98 प्रीवियस ईयर से ही काउंट करना पड़ेगा, ये बोला गया है इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर। ठीक है, अगला केस लॉ ये था कि एक कंपनी थी और सामने एक पार्टनरशिप फर्म है। अब वो पार्टनरशिप फर्म कुछ एटीआईए का बिजनेस कर रही है। ठीक है, एटीआईए का कौन सा बिजनेस कर रही है? पार्टनरशिप फर्म एटीआईए का बिजनेस कर रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, अब वो कंपनी ने उसको अक्वायर कर लिया, तो क्या उस कंपनी को भी वो बेनिफिट मिलेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि एटीआईए का बेनिफिट सिर्फ कंपनीज को मिलता है। तो यहां पर कंपनी ने क्या किया, कंपनी यहां पर एटीआईए का कंडीशन क्या है, पहले वो लिखा है इस केस के अंदर कि द बिजनेस शुड बी ओन्ड बाय अ कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। सिमिलरली उसका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या किसी अथॉरिटी के साथ कोई क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए फॉर डेवलपिंग, ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग व्हाट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन इंडिया। इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म ने क्या सोचा, देखो गौर से सुनो, पार्टनरशिप फर्म क्या था पता है? पार्टनरशिप फर्म को ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म ने क्या सोचा, मैं अपना बिजनेस किसको दे देता हूं? कंपनी को दे देता हूं। कंपनी खरीद लेगी मुझे, तो कंपनी कम से कम एटीआईए का डिडक्शन तो ले पाएगी। कंपनी ने वही किया। ठीक है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी लिखा था, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, इसको गोइंग कंसर्न के तौर पे अक्वायर करना है, हमको इसको बंद नहीं करना है, अक्वायर करके हमको इसको चलाना है आगे जाकर। ठीक है, फॉर द ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय द फर्म, एंड देयरफॉर उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम ले लेंगे, फर्म बंद हो जाएगी और एक कंपनी की तरह हम आगे चलाएंगे और हमको एटीआईए का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और कोर्ट ने भी उनको एटीआईए का डिडक्शन दे दिया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर एक कंपनी किसी फर्म को अक्वायर करती है और उसका बिजनेस करती है, तो एटीआईए का बिजनेस डिडक्शन उस कंपनी को भी कंटिन्यू रहेगा, उसको मिलता रहेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, Now, अगला केस लॉ सीआईटी वर्सेस गोविंद भाई ममैया 2014 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यहां पर क्या हुआ था, 3 भाई थे, 3 भाइयों को पिताजी से एक प्रॉपर्टी मिली। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टी उनको इनहेरिटेंस में मिली, पिताजी का डेथ हो गई तो तीनों भाइयों को प्रॉपर्टी मिली, अब वो प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी। ठीक है, तो सवाल ये उठ रहा है, क्या वो उनके हाथ में इंडिविजुअली टैक्स होगा या तीनों भाइयों को एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे और फिर एओपी बीओआई की तरह टैक्स लगाएंगे? क्योंकि आप सबको पता है एओपी बीओआई के तौर पे टैक्स लगेगा तो बहुत भयंकर टैक्स लगता है एओपी बीओआई पे। तो 3 भाई थे, उनको अपने पिताजी से इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली, पिताजी की डेथ हो गई, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली, बच्चों ने वो बेच दिया, तो इंडिविजुअली सबके हाथ में सबका रिस्पेक्टिव टैक्स लगेगा या एक एओपी की तरह टैक्स लगेगा? तो कोर्ट ने बोला इंडिविजुअली सबके हाथ में टैक्स लगेगा, एओपी की तरह यहां पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं है, सब इंडिविजुअली अपना अपना टैक्स भरेंगे। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दिस। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है, अगला केस लॉ ट्रांस एशियन शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2016 सुप्रीम कोर्ट, ये आपका टनेज टैक्सेशन का केस है।
अब यहां पर एक थोड़ा सा अलग किस्म का केस है। टर्निश टैक्सेशन के अंदर क्या होता है, आपको एक डीम्ड बेसिस पर टैक्स भर देना होता है, एक डीम्ड बेसिस पर इनकम दिखा देना है और उस हिसाब से आपको टैक्स दे देना है। यह आपका टर्निश टैक्सेशन का प्रोविजन बोलता है, करेक्ट। अब यहां पर क्या बोल रहा है बताए, एक अससी है, उसको ना खुद की शिप नहीं खरीदना है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट ऑफ खुद का शिप, तो वो दूसरे के शिप्स में स्लॉट खरीदता है। क्या खरीदता है, दूसरे के शिप्स में स्लॉट। मान लो आपकी एक बहुत बड़ी शिप है, मैं आपको बोल रहा हूं कि यार इसमें से मेरे को थोड़ा बहुत स्लॉट आप दे दो, मेरे कस्टमरों का सामान पहुंचाना यार, तो मैं दूसरे की शिप में स्लॉट्स खरीद रहा हूं, ठीक है। तो क्या ऐसा स्लॉट खरीद के जो धंधा करता है उनके लिए भी टर्नेज टैक्सेशन एप्लीकेबल है? देखो दो तरीके से धंधा कर सकते हो, या तो खुद की शिप खरीदो, उसके थ्रू आप माल पहुंचाओ लोगों का, या तो किसी दूसरे की शिप के अंदर जगह खरीद लो, स्लॉट खरीद लो। तो अगर मैं किसी दूसरे की शिप में स्लॉट खरीद लेता हूं, उसके थ्रू सामान पहुंचाता हूं, तो क्या तब भी मुझे टर्नेज टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा? तो यहां पर बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हां मिलेगा, तब भी आपको टर्नेज टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, चेक कर लो प्लीज, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस लॉ, एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है सेंट पीटर्स एजुकेशनल सोसाइटी 2016, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब ये इंस्टीट्यूशन क्या करती है, ये इंस्टीट्यूशन 1023C क्लॉज 6 सब क्लॉज 6 के अंदर रजिस्टर्ड है। ये इंस्टीट्यूशन बच्चों को एजुकेशन देती है, ट्रेनिंग देती है। कौन से फील्ड में एजुकेशन ट्रेनिंग देती है? कम्युनिकेशन के फील्ड में, एडवर्टाइजिंग के फील्ड में, और उनको डिप्लोमा विप्लोमा भी देती है, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमाती है, ठीक है। तो क्या उसका एग्जामिशन गवर्नमेंट मना कर देगी? क्या डिप्लोमा, क्या सिर्फ जो ऑफिशियल कोर्सेज है 11 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, बीकॉम या बीएससी, सिर्फ उसी में एजुकेशन देना इंपॉर्टेंट है, तभी वो एक एजुकेशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ ट्रस्ट? नो। अगर आप ऐसे वोकेशनल पर्पस के लिए भी एजुकेशन देते हो, एडवर्टाइजिंग पर्पस या कम्युनिकेशन पर्पस, उसमें सर्टिफिकेट देते हो और मार्जिनल प्रॉफिट कमाते हो, मेकिंग प्रॉफिट इंसिडेंटली विच विल नॉट मेक द इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टिंग फॉर प्रॉफिट मेकिंग, जिससे आपका इंस्टीट्यूशन एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कहलाया जाएगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो हर कोई अपना सर्वाइव करने के लिए कमाता ही है, आपको एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यू डोंट वरी अबाउट इट। कोर्ट ने बोला है द सच इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एलिजिबल, इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको सिर्फ फॉर्मलाइज एजुकेशन ही करना है, आप ऐसे किस्म के कोर्सेज भी कर सकते हो जो यहां पर लिखे गए, ठीक है। अब अगला केस लॉ, यहां से हमारे टीडीएस के केस लॉ शुरू हो जाएंगे। यहां पर एक स्टैम्प वेंडर को हमने कुछ स्टैम्प्स दिए डिस्काउंट पर, ठीक है, हमने कुछ स्टैम्प वेंडर को डिस्काउंट पे दिए। तो अब सपोज एक 10 रुपए का स्टैम्प है, हमने उसको 7 रुपए में दिया, ठीक है, तो उस टाइम को 7 रुपए पे किया, तो क्या वो 3 रुपए उसका कमीशन है? ठीक है, क्योंकि 10 रुपए की चीज उसको 7 रुपए में मिल रही है, वो तो 10 रुपए में बेचने वाला है, क्या वो 3 रुपए उसका कमीशन है? देखो कमीशन अगर है तो 194H में टीडीएस कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। और अगर कमीशन है कि नहीं है, वो केस टू केस बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर दोनों के बीच में अगर प्रिंसिपल का रिलेशनशिप है, मैंने उसको स्टैम्प बेच दिया, उसके बाद उसको जो करने का है करे वो, तो वो परचेज है, फिर वो मेरा एजेंट नहीं है, फिर वो कमीशन नहीं कहलाया जाएगा, वो उसका प्रॉफिट कहलाया जाएगा 3 रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरा एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, तो मैं उसको स्टैंप दूंगा, बोलूंगा 7 रुपए का स्टैंप ले, 10 रुपए में बेच, 3 रुपए कमीशन, जो बच जाएंगे स्टैंप पेपर्स वो मुझे वापस दे देना, ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग ने अंदर जाकर अग्रीमेंट पढ़ा दोनों का, तो पता चला दोनों के बीच में प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, दोनों के बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों प्रिंसिपल बेसिस पे धंधा कर रहे हैं। ये उसको स्टैम्प देता है, वो उसको फुल पेमेंट करता है लेस डिस्काउंट, और उसके बाद में वो उसका परचेज हो जाता है। देयरफॉर यहां पर ये कमीशन और ब्रोकरेज नहीं माना जाएगा, और यहां पर आपको 194H में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल बेसिस है, ठीक है। चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सीआईटी वर्सेस कोटक सिक्योरिटीज 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसमें क्या बोला गया है? देखो, एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। अब मेंबर्स को कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस। अब वो मेंबर लोग जो अपना ट्रांजैक्शन चार्जेस पे कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, क्यों पे कर रहे हैं? फॉर अवेलिंग दी ऑनलाइन फैसिलिटीज एक्सेट्रा, जो भी स्टॉक मार्केट उनको फैसिलिटी देती है, वो उसके वो चार्जेस पे कर रहे हैं। तो क्या वो चार्जेस एक टेक्निकल फीस मानी जाएगी? और अगर वो टेक्निकल फीस मानी जाएगी तो फिर उसका टीडीएस 194J में काटना पड़ेगा। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस मेंबर्स लोग किसको दे रहे हैं? स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? फॉर अवेलिंग फुल्ली ऑटोमेटेड ऑनलाइन फैसिलिटी। ये एक टेक्निकल फीस नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? कोर्ट ने बोला इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसमें कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सारे मेंबर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। इट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द मेंबर्स इक्वली। किसी के लिए कुछ स्पेशल सर्विस नहीं हो रही है यहां पर, ये एक जनरल सर्विस है। देयरफॉर ये आपके फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के डेफिनेशन में नहीं आएगा, एंड देयरफॉर इसका टीडीएस 194J में आपको नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला केस लॉ यूको बैंक वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2014 का दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब इसमें क्या हुआ था मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो, जनरली क्या होता है, कोर्ट में जब आप जाते हो ना, कुछ लफड़ा वफड़ा होता है आपका, कुछ गड़बड़ हो जाती है कोर्ट में,
तो कोर्ट बोलता है इतना पैसा आप डिपॉजिट करो कोर्ट के नाम पे, तो कोर्ट के नाम पे आपको कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक के अंदर, ठीक है। अब जनरली वो जो पैसा होता है ना, से आप कोर्ट ने बोला 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट करो, किसके नाम पे, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, किसके नाम पे, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे आप डिपॉजिट कीजिए। तो आपने 1 लाख रुपया या 10 लाख रुपया रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे से एसबीआई बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब उससे जो इंटरेस्ट आएगा वो किसके नाम पे क्रेडिट होगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे है वो पर्टिकुलर डिपॉजिट, तो वो इंटरेस्ट भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे ही क्रेडिट होगा। तो क्या उसका टीडीएस यहां पर काटा जाएगा 194A में? एंड द आंसर इज नो। द कोर्ट ने बोला कि एक्चुअली में देखा है तो रजिस्ट्रार जनरल जो है ही इज नीदर द रेसिपिएंट ऑफ द अमाउंट, पैसा तो मुझे मिलने वाला है, फॉर द टाइम बिंग वो किसके नाम पर है, वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पर है, ठीक है। पैसा तो अल्टीमेटली मुझे मिलने वाला जिसने पैसा डिपॉजिट किया था, रजिस्ट्रार जनरल का नाम पे क्रेडिट नहीं हो रहा है, ना ही रजिस्ट्रार जनरल के नाम का वो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है। देयरफॉर इस चीज के ऊपर आपको 194A के अंदर टीडीएस नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। रजिस्ट्रार जनरल पे ही नहीं कहलाया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ 194A, पे ही आप हो, लेकिन अकाउंट में आपके नहीं आ रहा है। अकाउंट में किसके आ रहा है, रजिस्ट्रार जनरल के आ रहा है, क्योंकि वो आपने कोर्ट को एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है और कोर्ट ने उसको कहां डिपॉजिट किया है, बैंक में डिपॉजिट किया है और बैंक कोर्ट को पैसा दे रहा है। अब कोर्ट क्या टैक्स भरते बैठेगा उसके ऊपर, आईटीआर भरेगा, टीडीएस कटवाएगा अपना, तो इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने टीडीएस काटने से मना कर दिया है, ठीक है। नाउ अगला केस लॉ सीआईटी वर्सेस श्री महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी 2011 का गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो एसएससी को कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है अपने, ठीक है। तो उसने एक कंपनी को हायर किया और बोला कि भाई मेरे सारे के सारे गुड्स आप क्या करो, एक जगह से दूसरे जगह लेकर चले जाओ, उसके लिए इतना पैसा ले लो, ठीक है। सवाल ये उठ रहा है कि एसएससी जो पैसा दे रहा है क्या वो सामने वाले से जो ट्रक हायर पे ले रहा है उसके लिए दे रहा है कि सर्विसेज के लिए ले रहा है। अगर ट्रक हायर पे ले रहा है तो फिर ये बोला जाएगा कि उसने प्लांट एंड मशीनरी हायर पे लिया है और फिर 194I में टीडीएस कटेगा। और अगर वो ट्रक हायर पे नहीं ले रहा है, सर्विसेज ले रहा है अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की, तो फिर 194C में चला जाएगा और टीडीएस उस हिसाब से कटेगा। तो कोर्ट ने बोला यहां पर आप सामने वाले से ट्रक या डंपर्स हायर पे नहीं ले रहे हो, सामने वाले से आप सर्विस हायर पे ले रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ योर गुड्स। अब क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो, पूरा का पूरा ट्रक हायर पे नहीं ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो आपका टीडीएस 194C में कटेगा। यहां पर रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाएगा, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स माना जाएगा। देयरफॉर इसको रेंट पेड नहीं बोला जा सकता है, इसको आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट बोलो और इसका टीडीएस 194C में काटिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट केस लॉ सीआईटी वर्सेस डेम्पो एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड 2016 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है। अब इसमें क्या हुआ था, सेक्शन 172 के ऊपर ये केस लॉ है। आपको पता होगा सेक्शन 172 में क्या होता है। सेक्शन 172 एक ओवरराइडिंग क्लॉज है जिसके अंदर कभी कोई नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया आता है और इंडिया से नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाला अगर इंडिया आता है और इंडिया से पैसेंजर लेकर जाता है, गुड्स लेकर जाता है, एक्सेट्रा लाइव स्टॉक लेकर जाता है, तो उसकी डीम्ड इनकम 7.5% मानी जाती है और उसके ऊपर उसको 40% टैक्स देना होता है। आपको पता होगा सेक्शन 172 के अंदर। अब सवाल ये उठ रहा है जो उसको पेमेंट कर रहा है क्या उसको 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा? तो कोर्ट ने बोला 172 ओवरराइड्स द एंटायर इनकम टैक्स लॉ, पूरे इनकम टैक्स लॉ को ओवरराइड करता है 172, इसलिए यहां पर आपको 195 में टीडीएस भी काटने की जरूरत नहीं है। तो जिस बंदे को, जिस नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस वाले को आप पेमेंट कर रहे हो, अगर वो 172 में कवर्ड है तो आपको 195 में टीडीएस काटने का ऑब्लिगेशन नहीं है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला केस लॉ सिमिलर है, अपन ने पहले भी ऐसा केस लॉ किया, उसी लाइन पर है। सीआईटी वर्सेस इंटरवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हो आप स्टॉकिस्ट और डिस्ट्रीब्यूटर्स को। मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, इंसेंटिव दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। अब देखना पड़ेगा क्या वो कमीशन कहलाया जा सकता है। अगर कमीशन कहलाया जा सकता है 194H माना जाएगा। मैंने आपको पहले भी बोला है कमीशन है क्या नहीं है वो पता लगाने के लिए अपने को यह देखना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अगर वो प्रिंसिपल रिलेशनशिप है तो फिर वो कमीशन नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है तो फिर वो कमीशन है। तब प्रिंसिपल है या प्रिंसिपल एजेंट है वो हमको कैसे पता चलेगा? वो एग्जाम में इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सपना आएगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन के अंदर, इस केस लॉ के अंदर दोनों का रिलेशनशिप प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, इसलिए यहां पर 194H का टीडीएस नहीं आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है, कतर एयरवेज का केस लॉ। यहां पर क्या है, कतर एयरवेज एक कंपनी है और उनके एजेंट से जो टिकट बेचते हैं। अब कतर एयरवेज ने बोला है कि मिनिमम 10,000 में टिकट बेचने का, उसके ऊपर आपको जो पब्लिश करना है करो। तो वो लोग 11,000 से लेकर 13,000 के बीच में प्राइस रखते हैं, ठीक है। तो अभी अगर वो लोग 11,000 में बेचते
तो वो लोग कतर को कितना पैसा देते, कतर एयरवेज को 10,000 ही देते हैं, वो लोग बचा हुआ पैसा अपना खुद रिटेन कर लेते हैं एज ए कमीशन। ठीक है, तो सवाल ये उठ रहा है अगर 11 में बेचा तो 1,000 कमीशन रख लेगा, 12 में बेचा तो 2,000 कमीशन रख लेगा, 13 में बेचा तो 3,000 कमीशन रख देगा, 14 में बेचा तो 4,000 कमीशन रख लेगा। सवाल यहां पर ये उठ रहा है तो ये जो कमीशन रिटेन कर रहा है क्या उस पर कतर एयरवेज को टीडीएस काटना पड़ेगा? कोर्ट ने बोला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, भाई कतर एयरवेज को कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने क्या बेसिस पर कितने में बेचा? इसका डिटेल होना चाहिए ना मेरे पास। अगर इसका डिटेल मेरे पास नहीं है तो मैं टीडीएस कैसे काटूंगा? देयरफॉर कोर्ट ने बोला कि सामने वाले का एजेंट का डिटेल्स असर्टेनेबल होना चाहिए, क्योंकि इस केस में एजेंट का डिटेल्स वाज नॉट असर्टेनेबल टू कतर एयरवेज। ये फैक्ट्स ऑफ द केस है। फैक्ट्स ऑफ द केस में ये पता चला कि एजेंट का डिटेल कतर एयरवेज के पास नहीं था। तो क्योंकि एजेंट का डिटेल कतर एयरवेज के पास नहीं था तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो मैं टीडीएस कैसे काटूंगा? इसलिए मुझे इस केस में गवर्नमेंट ने टीडीएस काटने से बचा लिया। ठीक है, चेक कर लो प्लीज। नाउ नेक्स्ट केस लॉ, प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक केस लॉ जो है वो है आपके टीसीएस के ऊपर। आप सबको पता होगा सेक्शन 206C सब सेक्शन 1 के अंदर 7 आइटम्स है। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, टेन लीव्स, टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोल, लिग्नाइट, आयरन और एक्सेट्रा। और उसके अंदर स्क्रैप भी एक पर्टिकुलर आइटम है जिसको बेचने पर आपको क्या लगता है? जिसको बेचने पर आपको लगता है टीसीएस। ठीक है, तो यहां पर एसएससी ने क्या किया था, उसके पास एक बहुत बड़ी शिप थी, शिप, उसने पूरे शिप को तोड़ा। ठीक है, उस एक्टिविटी को बोला जाता है शिप ब्रेकिंग एक्टिविटी। अब जब आप शिप को तोड़ते हो ना, उसके अंदर से बहुत सारा सामान निकलता है। ठीक है, अब एसएससी को उसमें से बहुत सारा फिनिश प्रोडक्ट मिला। क्या मिला? फिनिश प्रोडक्ट। तो फिनिश प्रोडक्ट मतलब उसके अंदर से उसको फ्रिज मिला, उसके अंदर से उसको टीवी मिला, उसके अंदर से उसको फर्नीचर मिले। अब उसको उसने बेचा तो क्या वो स्क्रैप माना जाएगा? द आंसर इज नो। कोर्ट ने बोला वो स्क्रैप नहीं है भाई, वो तो फिनिश प्रोडक्ट है। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप वो होता है जब आप मैन्युफैक्चर करते हो या मैकेनिकल वर्क करते हो, उसके अंदर से कोई प्रोडक्ट निकलता है विच इज नॉट यूजेबल एज सच, वो एज सच यूजेबल नहीं है, उसको स्क्रैप बोला जाता है। जो प्रोडक्ट एज सच यूजेबल है उसको आप स्क्रैप नहीं बोल सकते हो। और क्योंकि ये स्क्रैप नहीं है, यहां पर ये आपका टीसीएस अंडर 206C सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगला केस लॉ, सीआईटी एंड अनदर वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक। ये केस लॉ भी सिमिलर लाइन पर ही है कि वही कमीशन वाला, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस होगा तो टीडीएस नहीं कटेगा, प्रिंसिपल टू एजेंट बेसिस होगा तो टीडीएस कटेगा। यहां पर एसएससी कौन था? एसएससी एक बैंक थी, कॉर्पोरेशन बैंक। उसने क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है नेशनल फाइनेंशियल स्विच। वो एटीएम से रिलेटेड कोई सर्विसेज देती है उनको। ठीक है, तो शेयर नेटवर्क देती है एटीएम से रिलेटेड, तो सब लोग उसको पेमेंट करते हैं। अब वो जो पेमेंट सब लोग करते हैं वो कर रहे हैं वो लोग प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर। दोनों के बीच में कोई प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है। अब जब प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप नहीं है तो 194H में टीडीएस नहीं आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? Now next case law is on search and seizure, हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर वर्सेस सीआईटी। अब इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता है कि अगर सर्च हो जाता है आपके घर पर, आपके ऑफिस में, तो उसमें जो भी सामान गवर्नमेंट लेकर जाती है उसमें गवर्नमेंट आपको एक मौका देती है। क्या मौका देती है? कि भाई सर्च जिस महीने में हुआ उस महीने के एंड से 30 डेज के अंदर अगर आप आके नेचर एंड सोर्स एक्सप्लेन करते हो और अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है आपके नेचर एंड सोर्स से तो आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटी डिडक्ट करके वो आपको बचा हुआ सामान वापस दे देगा। याद आता है आपको? लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए। आपने जाकर एक्सप्लेनेशन दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको वापस ही देगा। तो आज सर्च हो गया, अब फरवरी का महीना चल रहा है या मार्च का महीना चल रहा है, फॉर एग्जांपल मार्च में सर्च हो गया, तो मेरे पास अभी 30 डेज का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ मार्च। एंड ऑफ मार्च मतलब 31 मार्च से 30 डेज का टाइम है, मतलब 30 अप्रैल तक मैं ऑफिसर के पास जाकर एक्सप्लेन कर सकता हूं सब कुछ कि सर देखो आपने जो उस दिन सीज कर लेकर गया था उसमें से इतना इतना सामान मेरा सब वैलिड है, आप मुझे वापस दे दो। वो ऑफिसर सेटिस्फाई होना चाहिए आपके नेचर एंड सोर्स के एक्सप्लेनेशन से। सेटिस्फाई होगा तो वापस दे देगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्या आप ऑफिसर को ये बोल सकते हो असेसमेंट खत्म होने के पहले कि एक काम करो सर, आप जो भी डिमांड है मेरा वो ले लो और बचा हुआ पैसा मेरे को मेरा वापस दे दो प्लीज? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि जब तक असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप ये नहीं बोल सकते हो। ओनली व्हेन द असेसमेंट इज कंप्लीट, डिमांड इज रेज्ड, रिकवरी कैन बी इनिशिएटेड, तब तक वो सामान गवर्नमेंट के पास पड़ा होगा। आप ये फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 132B का जो बेनिफिट है ना 30 डेज में जाने का, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ऑफिसर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा आपसे। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई है तो वो आपको दे देगा, अगर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तो आपको असेसमेंट कंप्लीट करने का वेट करना पड़ेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। बीच में आप नहीं बोल सकते हो कि मेरा गोल्ड बेच दो, पैसा ले लो, बचा हुआ वापस दे दो, नहीं हो सकता है वो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now, अगला केस लॉ कतिरूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस सीआईटी, सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के ऊपर है। अब सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर एओ आपको नोटिस भेजता है टू कॉल फॉर सम इंफॉर्मेशन, वो आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाता है। सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या वो इंफॉर्मेशन कभी भी मंगवा सकता है? अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है तभी भी मंगवा सकता है, या कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होगी तो ही मंगवा सकता है, विद द परमिशन ऑफ डायरेक्टर और कमिश्नर।
मिसाल के तौर पर मैं ऑफिसर हूं, मेरे को आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मंगवाना है, तो मुझे आपसे इंफॉर्मेशन अगर मंगवाना है 133 सबसेक्शन 6 में, तो क्या कोई आपके साथ मेरी प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए, असेसमेंट प्रोसीडिंग या रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग होनी चाहिए, या बिना प्रोसीडिंग के पेंडेंसी के भी मैं कभी भी मंगवा सकता हूं? देखो, तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने बहुत साफ साफ प्रोविजन एक लॉ के अंदर ही लिखा है कि एओ को गवर्नमेंट ने बहुत पावर दिया है टू रिक्विजिशन फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्रोसीडिंग। लेकिन अगर वो ऑफिसर इज बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर, डायरेक्टर के नीचे, प्रिंसिपल डायरेक्टर के नीचे का ऑफिसर है, या डायरेक्टर के नीचे, या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के नीचे का ऑफिसर है, ठीक है, उसके नीचे वाली अथॉरिटी है, और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, अगर वो ऑफिसर इन 4 अथॉरिटी के नीचे वाला ऑफिसर है और कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो उसको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर में से किसी एक का, तभी जाकर वो नोटिस भेज सकता है 133(6) की स्टैंड अलोन नोटिस, वो डायरेक्टली नहीं भेज सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हां, अगर ऑफिसर इसके ऊपर वाली अथॉरिटी वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बिना कोई पेंडेंसी के भी वो नोटिस भेज सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो गई, अगर ये 4 अथॉरिटी के नीचे वाला ऑफिसर है और अगर प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही है, तो आपको इनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसके बगैर आप नोटिस नहीं भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला एक एसएससी था जिसको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको 115 क्यूए के अंदर टैक्स भरना है। 115 क्यूए के अंदर क्या टैक्स होता है, पहले मैं वो आपको बता देता हूं। जब कोई कंपनी अपनी ही शेयर्स को बायबैक करती है, पता है, तो 115 क्यूए के अंदर उसको 20% टैक्स, 12% सरचार्ज और 4% सेस देना पड़ता है, 23.296% का टैक्स। अब एसएससी बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे ऊपर ये टैक्स आएगा ही नहीं, ये मेरे पे लगेगा ही नहीं, मैंने बायबैक किया ही नहीं है। अब असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है नहीं, आपने बायबैक किया है, आपको लगेगा ये, ठीक है, ये उन्हें नोटिस भेज दिया, ठीक है। तो सवाल ये उठ रहा है, क्या मैं इसके अगेंस्ट अपील कर सकता हूं, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है, आप अपील किसके अगेंस्ट करते हो? तो कोर्ट ने बोला है 246A में जाकर पढ़ लो, आप किस किस के अगेंस्ट अपील करते हो। पहले तो अगर आप कोई ऑर्डर को डिनाई करते हो, अपनी लाइबिलिटी डिनाई करते हो, एन ऑर्डर अगेंस्ट द एसएससी वेयर द एसएससी डिनाइज हिज लाइबिलिटी, अगर आप अपनी लाइबिलिटी डिनाई करते हो तो आप अपील कर सकते हो, या आप इंटीमेशन के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो, या आप असेसमेंट के अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो। तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है, एसएससी के अगेंस्ट क्या कोई इंटीमेशन हुआ था? नहीं नहीं, कोई इंटीमेशन नहीं हुआ था। एसएससी के अगेंस्ट कोई असेसमेंट हुआ था 143 144 का? असेसमेंट भी नहीं हुआ था। एसएससी सिर्फ अपनी लाइबिलिटी डिनाई कर रहा था। एओ ने ऑर्डर पास किया, बोला इतना आपको 20% का टैक्स देना है, कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं पास किया था, ठीक है। एक नॉर्मल ऑर्डर पास किया था एओ ने, बोला 20% टैक्स देना है आपको, 12% सरचार्ज, 4% सेस, 23.296% का इफेक्टिव टैक्स देना है आपको। तो ये कोई असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, ये कोई रेक्टिव इंटीमेशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसको आप डिनाई कर रहे हो। तो कोर्ट ने बोला यस, एसएससी का केस पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 में तो नहीं आएगा, बट एसएससी का केस पॉइंट नंबर 1 में जरूर आएगा, फर्स्ट कंटिजेंसी विच इज स्टैंड अलोन केस, उसमें जरूर आएगा। एसएससी इसमें अपने आप को जरूर कंफर्टेबल फील करवाएगा यहां पर लाने के लिए, और यहां पर एसएससी आएगा और इस पॉइंट के थ्रू एसएससी क्या करेगा, सीआईटी अपील को अपील कर सकता है, उसका अपील मेंटेनेबल है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं, उसकी अपील को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द नेक्स्ट केस लॉ, सीआईटी वर्सेस पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स 2012 बॉम्बे हाई कोर्ट। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है। वो इशू ये है, क्या मैं अपेलेट अथॉरिटी के पास जाकर एडिशनल क्लेम दे सकता हूं जो मैं पहले नहीं दे पाया था, ठीक है। मेरे को रिवाइज रिटर्न नहीं भरना है, मैं बिना रिवाइज रिटर्न के भरे क्या सीआईटी अपील के पास जाके या आईटैट के पास जाकर एडिशनल क्लेम दे सकता हूं, ठीक है। मेरे को रिवाइज रिटर्न नहीं भरना है, मेरे को डायरेक्टली क्लेम देना है। तो अपेलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है, दे हैव द जुरिस्डिक्शन टू परमिट एडिशनल क्लेम, लेकिन उनका पूरा डिस्क्रिशन है, अगर वो चाहे तो करेंगे, वो नहीं चाहे तो नहीं करेंगे। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप एडिशनल ग्राउंड्स भी उनके पास जाकर रेज कर सकते हो विदाउट फाइलिंग दी रिवाइज रिटर्न। रिवाइज रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एओ के पास जाना है तो याद करो गोएट्स इंडिया लिमिटेड का केस लॉ था जो क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एओ के पास जाकर एडिशनल क्लेम देना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि आपको जाकर रिवाइज रिटर्न भरना पड़ेगा। डायरेक्टली एओ आपके नए क्लेम को एंटरटेन नहीं करने वाला है, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपेलेट अथॉरिटीज आपके नए क्लेम को एंटरटेन कर लेंगे बिना रिवाइज रिटर्न भरे, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके डिस्क्रिशन पे, उनकी मर्जी पर है, केस टू केस बेसिस पर, लेकिन एओ बिल्कुल भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वाला, ट्राइब्यूनल के पास पावर दिया है गवर्नमेंट ने, कौन सा पावर दिया है? सेक्शन 1 254 सबसेक्शन 2 में ट्राइब्यूनल को गवर्नमेंट ने पावर दिया है। क्या पावर दिया है कि दे कैन रेक्टिफाई एंड मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने पावर दिया है सेक्शन 154 में, वैसे ट्राइब्यूनल को पावर दिया है सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 254 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या पावर दिया है ट्राइब्यूनल को? गवर्नमेंट ने यह पावर दिया है कि वो अगर चाहे तो अपने ऑर्डर में अगर कोई अपैरेंट मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई कर सकता है। तो यहां पर यह सवाल उठ गया, क्या ट्राइब्यूनल एक अपैरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा ऑर्डर रिकॉल कर सकता है? क्या पूरा का पूरा ऑर्डर रिकॉल करके पूरे के पूरे ऑर्डर को बदल सकता है?
तो कोर्ट ने बोला हां बदल सकता है अगर पूरे ऑर्डर में ही मिस्टेक अपैरेंट है, पूरा ऑर्डर ही गलत है जिससे कोई पार्टी को तकलीफ हो रही है, अब प्रेजुडिस इज हैपनिंग टू अ पर्टिकुलर पार्टी, तो आपको पूरा का पूरा ऑर्डर बदलना पड़ेगा भाई। तो ये आपका अगर कोई एरर है, आपने कोई मिस्टेक कर दी है विच इज अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, देन यू हैव टू कॉल योर एंटायर ऑर्डर एंड रेक्टिफाई अकॉर्डिंगली। उस हिसाब से उसको रेक्टिफाई करके एसएससी को या डिपार्टमेंट को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अगला केस लॉ सीआईटी वर्सेस फोर्टालेजा डेवलपर्स 2015 बॉम्बे हाईकोर्ट। ये है आपके डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर के ऊपर। एक एसएससी था, उसने एक मुद्दे को अपील में लेकर चला गया। कहां लेकर चला गया? अपील में, सीआईटी अपील के पास। सपोज XYZ मुद्दा था, वो सीआईटी अपील में चला गया है। अब क्या वो मुद्दे को सीआईटी 263 में रिवाइज कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर कोई मुद्दा हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन एन अपील, देन दैट मैटर कैन नॉट बी टच फॉर व्हाट? रिविजन अंडर 263। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर एप्लीकेबल हो जाता है, वो केस में आप नहीं एप्लीकेबल करवा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस लॉ बहुत बढ़िया केस लॉ है, सीआईटी वर्सेस मुथूट फाइनेंसर्स 2015 दिल्ली हाई कोर्ट। मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं, आप मेरे पार्टनर्स हो। आपने मुझे कैश में लोन दिया, किसको? फर्म को। आपने मुझे कैश में डिपॉजिट किया, किसको? फर्म को। तो अगर पार्टनर अपने फर्म को कैश में लोन देता है या पार्टनर अपने फर्म को अगर कैश में डिपॉजिट करता है, तो क्या फर्म के ऊपर 269 एसएस लग जाएगा कि 20,000 या उससे ज्यादा आप कैश में लोन नहीं ले सकते हो, 20,000 या उससे ज्यादा आप कैश में डिपॉजिट नहीं ले सकते हो? तो क्या फर्म के ऊपर 269 एसएस लगकर 271 डी लग जाएगा? यहां पर कोर्ट ने बोला नहीं नहीं, बारीकी से देखो, देयर वाज नो डिस्प्यूट दैट द मनी वाज ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स ऑफ द एसएससी फर्म। कोई डिबेट नहीं है यहां पर कि मनी कोई थर्ड पार्टी ने दिया, बहुत क्लियर है कि पैसा पार्टनर ने दिया है। सेकेंडली, सोर्स ऑफ मनी इज आल्सो नॉट डाउटेड, पार्टनर्स के पास पैसा लीगल तरीके से आया है, कोई इलीगल तरीके से नहीं आया। तीसरा, ट्रांजैक्शन जेन्युइन था, बोनाफाइड था, कोई टैक्स बचाने के लिए ट्रांजैक्शन नहीं किया गया था। पार्टनर्स की क्रेडिट वर्दीनेस भी है, उनके पास उतना पैसा है कि वो फर्म को लोन दे सकते हैं। कंसीडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, बहुत बड़ा जजमेंट है ये। यहां पर कोर्ट ने बोल दिया कि यहां पर आपको 271 डी ये सब नहीं लगेगा, आपको एसएससी को 271 डी 269 एसएस से माफ करना पड़ेगा। तो देखो, इससे ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ये पता चला कि पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर कैश में लोन दे सकता है अगर जेन्युइन है तो, अगर बोनाफाइड है तो, अगर पार्टनर्स के पास वो पैसा सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन जगह से आया है, तो पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर कैश में लोन दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ, सीआईटी वर्सेस ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेंस लिमिटेड 2012 बॉम्बे हाईकोर्ट। यहां पर क्या होता, एसएससी ने कुछ लोन रीपे किया, लेकिन कैसे रीपे किया? अकाउंट पे चेक से नहीं किया, अकाउंट पे ड्राफ्ट से नहीं किया, ईसीएस से नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक मोड से नहीं किया, बल्कि एसएससी ने बुक एंट्री पास के, जर्नल एंट्री पास करके एडजस्टमेंट किया कि मेरे को तेरे को इतना पैसा देना है, तू मुझे इतना पैसा देना है, लेट अस पास द एंट्री एंड नॉक इट ऑफ। तू मुझे 3 लाख देना है, मैं तुझे 2 लाख देना है, लेट अस नॉक इट ऑफ बाय पासिंग द जर्नल एंट्री, ठीक है। तो क्या ऐसे चलेगा? देखो, कोर्ट ने बोला देखो, लॉ के अंदर तो ऑब्लिगेशन है कि आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, इससे पेमेंट करना है, ये मैंडेटरी है। आपने कॉन्ट्रावेंशन तो किया है, गलत तो किया है, पेनाल्टी तो लग सकती है, लेकिन अगर आप जेन्युइन हो, ठीक है, आपका जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शन है, और अगर आपने ये कोई टैक्स अवॉइड करने के लिए नहीं किया है, ठीक है, जो कोर्ट को पता चल गया, एसएससी ने एक्सप्लेन किया, क्योंकि देखो जब 271 डी में पेनाल्टी लगती है, 271 ई में पेनाल्टी लगती है ना, तो ज्वाइंट कमिश्नर लगाता है वो पेनाल्टी, और वो ज्वाइंट कमिश्नर आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है। जब वो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, तो आप अपने पक्ष को अच्छे से एक्सप्लेन करो, अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करो। अगर अपने पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, बोलते हो ये जब जर्नल एंट्री मैंने मारा है, ये मैंने ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए मारा है, क्यों मैं अननेसेसरीली उससे पैसा लूं, फिर मैं उसको पैसा दूं, इसलिए हम लोग ने एंट्री मार दिया सर, हमारा कोई टैक्स इवेट करने का कोई इंटेंशन नहीं था सर, तो वो आपको पेनाल्टी से माफ कर देगा, और इस केस में भी माफ कर दिया था, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भावेचा मशीनरी एंड अदर्स 2010 मध्य प्रदेश हाईकोर्ट। अब देखो, एक सेक्शन है, सेक्शन 276(6) जो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगा सकता है इनकम टैक्स में फॉर नॉट फाइलिंग दी आईटीआर। अगर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरोगे तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन लग सकता है। अब उसका कंडीशन क्या है? कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलफुल फेलियर होना चाहिए, जानबूझ के फेलियर होना चाहिए। विलफुल फेलियर, अगर गलती से नहीं भर पाया, किसी जेन्युइन रीजन की वजह से नहीं भर पाया, तो आपके ऊपर पेनाल्टी, आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। तो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा असेसिंग ऑफिसर को कि एसएससी ने विलफुली क्या किया था, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। कोर्ट बोलता है बहुत क्लियरली, इट इज वेरी क्लियर, कॉजेंट एंड रिलायबल एविडेंस दैट द फेलियर टू फाइल रिटर्न शुड बी विलफुल। विलफुल होना चाहिए। द फेलियर मस्ट बी इंटेंशनल, डेलिब्रेट, कैलकुलेटेड, कॉन्शियस, पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं ये गलती कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता है कि वो गलती क्यों कर रहा है। तो अगर उसको पता है ये गलती कर रहा है, फिर भी उसने किया, इफ इट इज प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ द लॉ, देन प्रोसिक्यूशन इज एप्लीकेबल, तब उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लगेगा। अब इस केस में जो ये एसएससी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भावेचा मशीनरी, इसने प्रूव कर दिया कि भाई मेरी गलती विलफुल नहीं थी,
मैंने जानबूझकर डिले नहीं किया, इसने प्रूव कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में, तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हुआ, चेक कर लो। 276 सीसी वाज नॉट अट्रैक्टेड। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट केस लॉ, ये भी आपके प्रोसिक्यूशन के ऊपर, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस डी के शिव कुमार 2021 कर्नाटका हाई कोर्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से सुनना प्लीज। एसएससी के ऊपर सर्च हो गया, सर्च के अंदर बहुत कुछ सामान मिला, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वाज फाउंड इन सर्च। तो क्या सर्च में अगर कोई भी सामान मिलेगा तो क्या एसएससी पे प्रोसिक्यूशन लगा दोगे आप बिना देखे कि उसके ऊपर लाइबिलिटी टू पे टैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइबिलिटी टू पे पेनल्टी इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिना देखे आप लगा दोगे उसके ऊपर क्या प्रोसिक्यूशन? तो कोर्ट ने बोला नहीं नहीं नहीं, द प्रोसिक्यूशन इज एप्लीकेबल ओनली इफ देयर इज अ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट और एनी इनकम इंपोजेबल ऑन इनकम टैक्स। जब तक ये प्रूव नहीं होगा ना, देयर वाज अ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट, आप ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन नहीं ले सकते हो कि सर्च हो गया, सर्च में कुछ मिल गया तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन डायरेक्टली उसको पकड़ के जेल में डाल दो। पहले सर्च करो, सर्च के बाद में उसको पकड़ो, वहां से सामान क्या मिला वो बताओ, क्या अनअकाउंटेड चीज मिली पता लगाओ, उसके ऊपर टैक्स निकालो, टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसके बाद आप प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर सकते हो। एवरी सर्च कैन नॉट डायरेक्टली लीड टू व्हाट? प्रोसिक्यूशन। दिस इज व्हाट दिस केस लॉ वांट्स टू टेल यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ, फिर से ये शिव कुमार बहुत आ रहे हैं, ठीक है, सीआईटी वर्सेस वी शिवा कुमार 2013 मद्रास हाईकोर्ट। यहां पर क्या हो रहा है, एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, उसके आप पार्टनर हो, मैं पार्टनरशिप फॉर्म हूं, आप उसके पार्टनर हो, और आपका एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, आपका एक अलग से भी फॉर्म है पर्सनल। अब अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर के सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को कैश में लोन दे रहा है 20,000 या उससे ज्यादा, तो क्या 269 एसएस अट्रैक्ट होगा? कोर्ट ने बोला नहीं अट्रैक्ट होगा। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर कोई सेपरेट आदमी नहीं होता है, एक ही आदमी होता है। इंडिया के अंदर एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर आर वन सिंगल एंटिटी ओनली, दीज आर नॉट कंसिडर्ड टू बी टू सेपरेट एंटिटीज। ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है। इंडिया के अंदर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर क्या होता है? एक ही चीज होती है भाई। क्या मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग है क्या? सब कुछ सेम ही है। तो कोर्ट ने बोला कि भाई पार्टनरशिप फर्म अगर अपने पार्टनर के प्रोप्राइटरशिप फर्म को, पार्टनर है उसका एक अलग से सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है उसकी, उसको कैश में लोन देता है तो चलेगा, प्रोवाइडेड जेन्युइन होना चाहिए, प्रूव करना पड़ेगा बोनाफाइड लोन है। तो एसएससी ने प्रूव कर दिया दैट द लोन वाज बोनाफाइड, कोई टैक्स इवेजन की वजह से नहीं है, रीजनेबल कॉस्ट दे दिया एसएससी ने। कोर्ट ने बोला 269 एसएस अट्रैक्ट नहीं होगा, 271 डी की पेनल्टी आप नहीं लगा सकते हो प्रोप्राइटर के ऊपर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट केस लॉ, प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। देखो यहां पर क्या हुआ था, एक अमेलगमेशन हुआ था, एक अमेलगमेटिंग कंपनी, एक अमेलगमेटेड कंपनी है। देखो आप सबको पता है अमेलगमेशन के बाद अमेलगमेटिंग कंपनी जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो सेलिंग कंपनी है, वो बंद हो जाती है, वो लिक्विडेट हो जाती है। अब ये सब चीज एसएससी ने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया था कि भाई अमेलगमेटिंग कंपनी लिक्विडेट हो गई है, बंद हो गई है। उसके बावजूद भी डिपार्टमेंट वाले क्या कर रहे हैं पता है, अमेलगमेटिंग कंपनी के नाम पे नोटिस भेज रहे। एसएससी ने इंटीमेट कर दिया है कि भाई वो कंपनी बंद हो गई है, अमेलगमेशन हो गया, अब जो भी भेजना है अमेलगमेटेड कंपनी को भेजो, उसको भेज के कोई मतलब नहीं है, वहां पर कोई नहीं है, दरवाजा बंद है, उसका ताला लग चुका है। फिर भी डिपार्टमेंट वाले उसको नोटिस भेज रहे, 143(2) की स्क्रूटिनी नोटिस भेजे, 142(1) की नोटिस भेजे। तो क्या ये असेसमेंट वैलिड होगा? और क्या ये बोला जा सकता है नहीं नहीं क्योंकि एसएससी ने कोऑपरेट किया तो अब वैलिड हो जाएगा? पता है 292 बीबी करके एक सेक्शन है कि अगर एसएससी कोऑपरेट करेगा, क्वेश्चन नहीं उठाएगा तो इट इज डीम्ड टू बी वैलिड। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था क्लास के अंदर। तो यहां पर कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया, एसएससी ने आपको इंटीमेट कर दिया था कि कंपनी बंद हो चुकी है, आपको अमेलगमेटेड कंपनी को नोटिस भेजना चाहिए था। उसके बावजूद भी ऑफिसर अगर अमेलगमेटिंग कंपनी को नोटिस भेज रहा है, डिपार्टमेंट की गलती है, असेसमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, इनवैलिड असेसमेंट माना जाएगा, और ऐसे असेसमेंट में एसएससी की कोई भी गलती नहीं है, एसएससी इज नॉट एट फॉल्ट। ठीक है, एसएससी ने अपनी तरफ से जो करना था, इंटीमेशन करना था, वो उसने असेसिंग ऑफिसर को टाइमली इंटीमेट कर दिया था। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आई होप इट इज क्लियर। अगला केस लॉ रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड / रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के केस में हुआ था कि एसएससी का ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया था 254 के अंदर। 254 के अंदर एसएससी का ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया। ऑर्डर पास करने के कुछ महीने बाद ट्राइब्यूनल ने क्या किया, पूरा का पूरा ऑर्डर वापस मंगवाया और उसको वापस से पूरा का पूरा चेंज कर दिया। क्या ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को बुलवाकर पूरा रीहियर कर सकता है, वापस से पूरा का पूरा चेंज कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। दैट इज अनसस्टेनेबल। हाँ, कोई अगर अपेरेंट मिस्टेक है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, वो एक अलग चीज है। अगर मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो उसको बुलवा के चेंज करवा सकता है, लेकिन ट्राइब्यूनल अपना ऑर्डर मंगवा कर पूरा का पूरा डिसीजन नहीं बदल सकता है। दैट इज अनसस्टेनेबल, दैट इज अनसस्टेनेबल। वो सस्टेनेबल नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे ऑर्डर को साइड में फेंकने के लिए बोला। हाईकोर्ट ने बोला ये ऑर्डर ट्राइब्यूनल का गलत है, उसको चेंज करने बोलो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। देखो ये दो अलग चीज है। अगर ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को मंगवा कर
अगर उसमें अपैरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई करवाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। और ट्राइब्यूनल अपने ऑर्डर को मंगवाकर पूरा ऑर्डर ही बदल देता है बिना कोई मिस्टेक के, मिस्टेक नहीं है, डिसीजन ही बदल दिया, रिव्यू कर दिया पूरा डिसीजन चेंज कर दिया, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं, विच इज सीआईटी वर्सेस रिलायंस एनर्जी लिमिटेड 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो ये रीसेंट जजमेंट है, तो इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। इसमें यह सवाल पूछा गया था, एक एसएससी है, उसको चैप्टर 6A में डिडक्शन मिलता है 80IA में, ठीक है, और उसका एक दूसरा यूनिट है वो नॉन एलिजिबल यूनिट है। नॉन एलिजिबल यूनिट का मतलब यह होता है कि उस यूनिट से उसको 80IA का डिडक्शन नहीं मिलता है। अब सवाल यह उठ रहा है कि यहां पर अगर उसको से प्रॉफिट्स एंड गेन्स है 100 लाख रुपीस का, ठीक है, और यहां पर उसको लॉस हो रहा है से 20 लाख रुपीस का, 20 लाख का लॉस हो रहा है नॉन एलिजिबल बिजनेस में, तो क्या उसका जो चैप्टर 6 में जब हम लोग डिडक्शन लेंगे, प्रॉफिट लिंक डिडक्शन, तो 100 लाख पर लेंगे या 20 लाख रुपीस माइनस करके 80 लाख पर लेंगे? सवाल यह उठ रहा है कि जो नॉन एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट है, सॉरी जो नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस है, क्या वो एलिजिबल बिजनेस से पहले सेट ऑफ होगा फिर 80 लाख का डिडक्शन मिलेगा, या डायरेक्टली 100 लाख का डिडक्शन मिलेगा? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपका जो नॉन एलिजिबल बिजनेस का लॉस है वो आप एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। द डिडक्शन एडमिसिबल अंडर 80IA कुड नॉट बी लिमिटेड टू इनकम अंडर पीजीबीपी बाय सेटिंग ऑफ लॉसेस फ्रॉम नॉन एलिजिबल बिजनेस अगेंस्ट व्हाट? प्रॉफिट्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जो नॉन एलिजिबल बिजनेस का आपका लॉस है वो आप एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं करोगे, उसके पहले ही आप क्या करोगे? उसके पहले ही आप चैप्टर 6 के अंदर अपना प्रॉफिट लिंक डिडक्शन ले लोगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला केस लॉ हमने क्लास में भी बहुत बार इस पे डिस्कशन किया है, एपेक्स लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इस पर हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है, लेकिन हम लोग फिर से एक बार कर लेंगे। क्या फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, हॉस्पिटल्स को, क्या फार्मा कंपनी हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फ्रीबीज दे सकती है? कोर्ट ने फिर से मना कर दिया, नहीं दे सकती, दैट इज बैड इन लॉ। डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ये एक्सेप्ट करना अलाउड नहीं है। अगर वो ये एक्सेप्ट करते हैं, इट इज अ वायलेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल एक्ट, इट्स अ वायलेशन ऑफ द मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस। आप उसका वायलेशन कर रहे हो, आप कैसे ऐसा काम कर सकते हो? देयरफॉर फार्मा कंपनी डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को फ्रीबीज नहीं दे सकती है, और अगर देती है तो उसका जो भी खर्चा है वो आपके हाथ में डिसला हो जाएगा। कोर्ट ने सीधा बोल दिया कि भाई ये उनके प्रैक्टिस के ऊपर बैन डाल सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, डॉक्टर की प्रैक्टिस बैन हो सकती है। दीज सैंक्शंस आर मैंडेटेड बाय द लॉ, लॉ ने मना किया ऐसे काम करने के लिए, ठीक है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि ये प्लेनली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। देयरफॉर इन सब चीजों का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एज पर एक्सप्लेनेशन 1 to section 37(1). Now next case law, Wipro Finance Limited versus CIT 2022 सुप्रीम कोर्ट। अब यहां पर देखो बहुत मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो रहा है। एसएससी यहां पर क्या कर रहा है? एसएससी ना फाइनेंस बिजनेस में भी है, एसएससी लीजिंग बिजनेस में भी है। एसएससी लोगों को लीज भी करता है, फाइनेंस भी करता है, ठीक है। तो एसएससी ने ना एक पार्टी को प्लांट एंड मशीनरी लीज किया। अब सामने वाली पार्टी को वो लीज पे लेने के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है। गौर से सुनना, तो मतलब सामान भी मैंने आपको दिया, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा काम क्या है? फाइनेंसिंग भी करना है, मेरा काम है लीज पे देना भी। अब आपको मैंने कुछ लीज पर दिया, प्लांट एंड मशीनरी लीज पर दिया। अब आपने मुझसे वो लीज पर लेने के लिए मुझसे ही लोन लिया, ठीक है। मुझसे ही लोन लेकर मुझसे ही लीज पर लिया। अब मैंने आपको लोन देने के लिए मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया, तो मैंने फॉरेन करेंसी लोन लेकर आपको लोन दिया ताकि आप मुझसे लीज पर चीजें सामान खरीद सको, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको लीज पर दे रहा हूं, अब इसको लीज पर लेने के लिए लोन आप मुझसे ही ले रहे हो, ठीक है। अब आपको भी लोन देने के लिए मैं फॉरेन करेंसी में लोन ले रहा हूं, ठीक है। अब मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, आपको लोन दिया, वो लोन से आपने मुझसे लीज पे सामान खरीद लिया, ठीक है। अब मैंने जब लोन लिया तो मैंने फॉरेन करेंसी में लोन लिया, तो मुझे फॉरेक्स लॉस हो गया। अब उसका क्या ट्रीटमेंट करूं? अब उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, आप उसको पीएनएल में लेके जाओ, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जनरली आप क्या करते हो? आप 37(1) में इसका डिडक्शन ले लोगे। जनरली आप क्या करते हो? अगर आप कोई फिक्स्ड असेट के लिए फॉरेन करेंसी लोन लेते हो, इंपोर्टेड असेट के लिए फॉरेन करेंसी लोन लेते हो, तो उसका गेन और लॉस आप WDV ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट में एडजस्ट करते हो एज पर सेक्शन 43A। लेकिन यहां पर आपने कोई असेट के लिए लोन नहीं लिया है, यहां पर आपने लोन देने के लिए लोन लिया है। आपने एसेट खरीदने के लिए लोन नहीं लिया है, आपने एसेट इंपोर्ट करने के लिए लोन नहीं लिया है, आपने अपनी पार्टी को, कस्टमर को लोन देने के लिए लोन लिया है, और लोन देना आपका बिजनेस का पार्ट है। तो आपने लोन लेकर लोन दिया है, तो उसका जो भी फॉरेन करेंसी लॉस होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा 37(1) में। इट इज नॉट अ लोन फॉर असेट। कोर्ट ने बोला ये कोई असेट के लिए लोन नहीं है, इसका एडजस्टमेंट आप एक्चुअल कॉस्ट के अगेंस्ट नहीं करोगे, इसका एडजस्टमेंट, इसका जो भी गेन और लॉस आता है वो आप डायरेक्टली पीएनएल में लेकर जाओगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
नेक्स्ट केस लॉ है अन्ना साहेब पाटिल माताड़ी कामगार सहकारी पतपेड़ी लिमिटेड। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का केस लॉ है। यहां पर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एंगेज सोनली इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स। ये सोसाइटी क्या करती है? अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है, सिर्फ अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है और किसी को भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देती है। अब यहां पर देखो साफ साफ सेक्शन में लिखा है एटीपी में भी, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी सोनली अपने मेंबर को क्रेडिट फैसिलिटी देती है तो वो एलिजिबल है एटीपी डिडक्शन के लिए, उसको एटीपी में 100% प्रॉफिट माफ हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में एटीपी में ये भी लिखा है कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये बेनिफिट नहीं है। दिस बेनिफिट इज फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दिस बेनिफिट इज नॉट फॉर अ कोऑपरेटिव बैंक। तो यहां पर सवाल ये उठा है कि अगर कोई सोसाइटी एक्सक्लूसिवली अपने मेंबर को फैसिलिटीज देती है क्रेडिट फैसिलिटी, तो क्या वो कोऑपरेटिव बैंक कहलाएगी? तो कोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल भी बकवास मत किया करो, इट कैन नॉट बी सेड टू बी अ कोऑपरेटिव बैंक। सीबीडीटी सर्कुलर भी है उसके ऊपर, जो भी वो भी बोलता है कि ये कोऑपरेटिव बैंक नहीं कहलाया जा सकता, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। एंड देयरफॉर अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सोनली अपने मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटी देती है, उससे पैसा कमाती है, दैट सोसाइटी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर एटीपी, 100% प्रॉफिट्स उसके माफ हो जाएंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप इस सोसाइटी को जबरदस्ती का बैंक मत बोलो। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ सीआईटी वर्सेस कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये 10AA के ऊपर है। अब इसके अंदर ये बोला गया है कि 10AA के अंदर जैसे कि आपको पता है कि अगर आप प्रॉफिट कमाते हो, एक्सपोर्ट करके कोई प्रॉफिट कमाओगे एसईजेड के अंदर, एसईजेड से एक्सपोर्ट करके कोई प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका वहां पर 100% डिडक्शन है। पहले 5 साल, अगले 5 साल 50% और उसके अगले 5 साल और 50%। ठीक है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अब यहां पर सवाल ये उठा कि एसएससी एक्सपोर्ट कर रहा है। देखो अभी एक्सपोर्ट करोगे तो आपका फॉरेन करेंसी एक्सचेंज तो होता होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो पैसा डॉलर्स में मिल सकता है, आपको पाउंड्स में मिल सकता है, तो आपको करेंसी एक्सचेंज की वजह से थोड़ा बहुत गेन हो सकता है। ठीक है, तो सवाल ये उठ रहा है तो क्या करेंसी एक्सचेंज की वजह से जो गेन हुआ है, क्या वो भी एलिजिबल है 10AA के डिडक्शन के अंदर? मतलब एक्सपोर्ट करने की वजह से तो मुझे 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और एक्सपोर्ट करने के बाद मुझे करेंसी गेन की वजह से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो क्या वो भी यहां पर आपको 10AA के अंदर डिडक्शन के तौर पे मिलेगा? तो चलो देखते हैं कोर्ट क्या बोलता है। पहले तो कोर्ट बोलता है 10AA में आपको ये देखना है कि आपने एक्सपोर्ट से कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, फिर कोर्ट बोलता है भाई अपवर्ड या डाउनवर्ड वैल्यूएशन ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये मार्केट के हाथ में। लेकिन फिर कोर्ट बोलता है ये बात भी हम नहीं झुठला सकते, ये बात नहीं झुठला सकते कि एसएससी इज एन एक्सपोर्ट हाउस, इसका पूरा काम ही एक्सपोर्ट का है। अब अगर एक्सपोर्ट करने पर उसको थोड़ा बहुत गेन हो जाता है तो उस गेन का भी उसको डिडक्शन 10AA के अंदर मिलना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक्सपोर्ट करने पर जो फॉरेन करेंसी गेन हो रहा है आपको, मतलब आपने जब एक्सपोर्ट किया तब 70 रुपया था डॉलर का, जब पैसा मिला तब 80 रुपया हो गया डॉलर का, तो 10 रुपया गेन हो गया ना आपका। तो वो गेन भी आपका क्या माना जाएगा इनकम टैक्स के अंदर, 10AA में आपको उसका डिडक्शन मिलेगा एज पर दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नाउ नेक्स्ट केस लॉ, न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस सीसीआईटी। यहां पर क्या बोला गया? देखो यहां पर 2 मुद्दे, लेकिन एक मुद्दा ज्यादा बड़ा, एक मुद्दा छोटा सा, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आप 1023C क्लॉज 6 के अंदर रजिस्टर्ड हो एज सोनली फॉर एजुकेशन पर्पस, ठीक है, आप रजिस्टर्ड हो 1023C क्लॉज 6 के सब क्लॉज 6 के अंदर सोनली फॉर एजुकेशन पर्पस, तो क्या आपके पर्पस के अंदर, क्या ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? यह सवाल उठ रहा है। जब लॉ ने लिखा है सोली, कोर्ट बोलता है जब लॉ ने लिखा है सोली, तो फिर आपके ऑब्जेक्ट्स में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। सोली मतलब सोली फॉर एजुकेशन, यू शुड नॉट बी गिविंग एनी एक्टिविटी, यू शुड नॉट बी गिविंग एनी सर्विस अदर देन एजुकेशन। एजुकेशन को छोड़कर और कोई सर्विस नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ साफ बोला है यू मस्ट रिलेट टू ओनली इंपार्टिंग एजुकेशन, और इन रिलेशन टू एजुकेशनल एक्टिविटी कोई और एक्टिविटी के लिए आप सर्विस नहीं दे सकते हो। अगर दोगे तो आप रजिस्ट्रेशन से हाथ धो बैठोगे। फर्दर कोर्ट ने बोला है, सोली वर्ड लिखा है ना हमने प्रीडोमिनेंटली और मेनली थोड़ी लिखा है। प्रीडोमिनेंटली अगर लिखता तो हो सकता था कि कुछ और भी कर सकते हो, मेनली अगर लिखा होता तो हो सकता था कुछ और भी कर सकते हो। हमने सोनली वर्ड लिखा है। सोनली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ 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 एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सर्विस देना है, और किसी पर्पस के लिए अगर आप सर्विस दोगे तो आप अपना एग्जेम्पशन और रजिस्ट्रेशन हाथ धो बैठोगे। देयरफॉर, और कोर्ट ने इनमें बोला अगर आपके इसमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट ओरिएंटेड है तो फिर आप इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर अप्रूवल के लिए एंटाइटल नहीं हो। आपका ऑब्जेक्टिव सर्विस होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव सेवा होनी चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अगर आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर थोड़ा सा भी एजुकेशन को छोड़कर कुछ और आ जाता है या थोड़ा सा भी प्रॉफिट मोटिव आ जाता है, आप अपना अप्रूवल खो बैठोगे। Therefore, you will not be eligible for the exemption under 1023C. I hope it is clear to all of you. नाउ नेक्स्ट केस लॉ, ये भी ट्रस्ट इनकम के ऊपर है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर अपील्स 2022 सुप्रीम कोर्ट। आप सभी को पता होगा कि चैरिटेबल पर्पस का डेफिनेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15, और उसमें एक 7वां क्लॉज है
जो जनरल क्लॉज है बोलता है कि एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी विल ऑल्सो बी चैरिटेबल पर्पस इफ द कमर्शियल रिसीट इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉमर्स एक्सेट्रा एक्सीड्स 20% ऑफ टोटल रिसीट्स। याद आता है आपको? तो अगर आपकी कमर्शियल रिसीट्स इज मोर देन 20% ऑफ टोटल रिसीट्स तो फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और अगर आपकी कमर्शियल रिसीट अप टू 20% ऑफ टोटल रिसीट्स है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो मान लो अगर आपकी टोटल रिसीट्स 100 करोड़ से आपकी कमर्शियल रिसीट्स अप टू 20 करोड़ है तो आप एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल हो जनरल क्लॉज के अंदर, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। अब यहां पर सवाल कोर्ट के सामने यह आ गया कि भाई ये कब माना जाएगा कि एसएससी ट्रेड कॉमर्स बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कोर्ट ने भाई हाथ उठा दिया, कोर्ट ने बोला या तो ना ही मैं एसएससी को यहां पर एग्जेम्पशन लेने से रोक रहा हूं, कोर्ट बोलता है, और ना ही मैं टैक्सिंग अथॉरिटी को यहां टैक्स लगाने से रोक रहा हूं। कोर्ट बोलता है मैं दोनों बात नहीं कर रहा हूं, एसएससी को एग्जेम्पशन लेने से भी रोक नहीं रहा हूं और टैक्स अथॉरिटी को टैक्स लगाने से भी नहीं रोक रहा हूं, मैं दोनों की बात करता हूं। कोर्ट बोलता है आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे स्क्रूटिनाइज करना पड़ेगा कि एसएससी जो एक्टिविटी कर रहा है क्या वो ट्रेड कॉमर्स और बिजनेस है क्या नहीं है। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सामने वाले को जो सर्विस दे रहा है वो कॉस्ट बेसिस पर दे रहा है या सिग्निफिकेंटली हायर प्राइस पर सर्विस दे रहा है। अगर कॉस्ट बेसिस पर दे रहा है तो समझ लो वो क्या कर रहा है, ट्रेड कॉमर्स बिजनेस नहीं कर रहा है, और अगर सिग्निफिकेंटली हाई चार्ज कर रहा है तो समझ लो बिजनेस कर रहा है, कस्टमर से पैसा चार्ज कर रहा है और ये धंधा चला के बैठा है। इसने सेवा भाव से ये बिजनेस, ये एक्टिविटी नहीं चालू किया, ये ट्रस्ट को उसने बिजनेस के भाव से चालू किया है। देयरफॉर उसको आप बिजनेस का बेनिफिट मत दो, उसको आप ट्रस्ट का बेनिफिट मत दो। देयरफॉर आपको ईयर टू ईयर बेसिस पे ये चेक करना पड़ेगा। एक बार ये पता चल गया कि हाँ वो बिजनेस कर रहा है फिर तो टैक्स लगा दो, एक बार वो पता चल गया नहीं वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो तो सेवा भाव से कर रहा है, तो फिर चेक करो कि वो लिमिट 20% की क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उस लिमिट में है तो एग्जेम्पशन दे दो, उस लिमिट को क्रॉस करता है तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला केस लॉ एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी का है और पीजीपीपी का मिक्स है, ज्यादा करके हाउस प्रॉपर्टी का है कि बिल्डर लोगों का जो अनसोल्ड फ्लैट होता है, बिल्डर लोगों का अनसोल्ड फ्लैट, उसकी इनकम कहां क्लासिफाई होगी। तो यहां पर कोर्ट ने बोला है बिल्डर लोगों के जो अनसोल्ड फ्लैट होंगे उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्लासिफाई होगी, इनकम फ्रॉम पीजीपीपी में नहीं क्लासिफाई होगी। देखो दो घर के बाद हर किसी को क्या बोलना पड़ता है, डीएलओपी। अब बिल्डर के पास 100 अनसोल्ड फ्लैट है तो 2 फ्लैट के बाद उसको बाकी सारे 98 फ्लैट्स को डीएलओपी बोल के उसको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा उसके ऊपर। हाँ उसके ऊपर गवर्नमेंट 2 साल तक का रिलैक्सेशन देती है आपको, वो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में आता है, सीए फाइनल में हाउस प्रॉपर्टी नहीं है इसलिए हमने वो सब चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। नाउ अगला केस लॉ सिंगापुर एयरलाइंस, केएलएम, रॉयल डच एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरलाइंस, इन सब का कॉमन केस लॉ है जो उनके कमीशन के ऊपर है, कमीशन मॉडल के ऊपर है। देखो ये जो एयरलाइन कंपनी है ना वो अपने एजेंट लोगों को 2 किस्म का कमीशन देती है, एक स्टैंडर्ड कमीशन, एक सप्लीमेंट्री कमीशन। स्टैंडर्ड कमीशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री कमीशन क्या होता है, उन सब के बारे में मैं बता रहा हूं, और टीडीएस दोनों पे कटेगा कि नहीं कटेगा उन सब के बारे में भी बता रहा हूं। सबसे पहले 194H क्या बोलता है, 194H बोलता है भाई मैं डिस्टिंग्विश नहीं करता हूं स्टैंडर्ड, सप्लीमेंट्री, डायरेक्ट कमीशन, इनडायरेक्ट कमीशन, डायरेक्ट पेमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट। 194H बोलता है मैं हर किस्म के पेमेंट के ऊपर टीडीएस काटने की बात करता हूं, प्रोवाइडेड द रिलेशनशिप शुड बी प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप। अभी ये स्टैंडर्ड कमीशन क्या होता है, सप्लीमेंट्री कमीशन क्या होता है, वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। सबसे पहले यहां पर 1 लाख रुपए का प्राइस फिक्स किया है, किसने, एयरलाइन कंपनी ने। अब ये प्राइस कौन फिक्स करता है पता है, आईटा फिक्स करता है। आईटा कौन है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो फिक्स करती है, ठीक है। आईटा ने 1 लाख रुपए का प्राइस फिक्स किया है, ठीक है, ये बेस फेयर है। अब एयरलाइन कंपनी ने बोला कि आप 60,000 रुपए में बेचो, कितने में बेचो, एयरलाइन कंपनी बोलती है कि मेरे को 60,000 रुपया चाहिए, किसको बोलती है, एजेंट को बोलती है। अब आईटा ने कितना फिक्स किया है, 1 लाख रुपया। एयरलाइन कंपनी ने बोला, आईटा मतलब वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, उससे ज्यादा में आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। आईटा वो एक गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, तो ये मैक्सिमम कितना बेच सकते हो आप, 1 लाख रुपए में। अब एयरलाइन कंपनी कितने में बोल रही है, एयरलाइन कंपनी बोल रही है कि आप मुझे 60,000 रुपए में बिकवा दो, ठीक है। अब एजेंट ने कितने में बेचा, एजेंट ने 80,000 में बेचा। तो ये जो दोनों के 20,000 और 60,000 और 80,000 का डिफरेंस है ना, जो प्राइस पे एजेंट ने बेचा 80,000 और जो प्राइस पे एयरलाइन कंपनी ने बोली है 60,000, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री कमीशन, ठीक है, सप्लीमेंट्री कमीशन। और स्टैंडर्ड कमीशन क्या है, स्टैंडर्ड कमीशन होता है कुछ परसेंटेज ऑफ व्हाट आईटा हैज फिक्स्ड। आईटा ने 1 लाख रुपया बोला है, से दोनों ने डिसाइड कर लिया, दोनों के बीच का 1 लाख रुपए पे 7% आप मुझे कमीशन दोगे। तो 7% कमीशन देगा कौन, देगा एयरलाइन कंपनी एजेंट को, और जितना भी एक्स्ट्रा भाव में बेचेगा 60,000 के ऊपर वो भी एयरलाइन कंपनी किसको कमीशन दे रहा है, एजेंट को कमीशन दे रहा है। तो एजेंट का 2 कमीशन है, एक तो आईटा ने जो प्राइस फिक्स किया है उसका कुछ परसेंटेज, और जो एजेंट बेचेगा और एयरलाइन कंपनी ने जो डिसाइड किया उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सप्लीमेंट्री कमीशन। कोर्ट ने बोला है दोनों पे टीडीएस कटेगा। 194H is required to be deducted on standard commission as well as on what, as well as on the supplementary commission. I hope it is clear to all of you. नेक्स्ट केस लॉ, पायोनियर ओवरसीज कॉर्पोरेशन यूएसए इंडिया ब्रांच वर्सेस सीआईटी इंटरनेशनल टैक्स 2022 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ था, गौर से सुनना।
डिपार्टमेंट ने ना एसएससी के ऊपर इंटरेस्ट लगाने के बारे में सोचा सेक्शन 220 के अंदर। 220 के अंदर किसका इंटरेस्ट लगता है सर? जो एसएससी डिफॉल्ट होता है उसका इंटरेस्ट लगता है सेक्शन 220 के अंदर। अब डिपार्टमेंट ने बोला आप एसएससी डिफॉल्ट है, हम आपके ऊपर 220 का इंटरेस्ट लगाएंगे, 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्टनर ऑफ, ठीक है। अब एसएससी ने क्या किया बताया, एसएससी ने ना एक दूसरा रास्ता चुना, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर का, जो डीटीडब्ल्यू के अंदर होता है, वो एक रेमेडी होती है डीटीडब्ल्यू के अंदर। एसएससी बोला मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में जा रहा हूं, आप मेरा इंटरेस्ट मत लगाइए, क्योंकि मैं म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के लिए रास्ते पे जा रहा हूं, आप मेरा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक दूसरी अथॉरिटी के पास जाकर अपने मुद्दे को रख रहा हूं, ठीक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर आपके ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगा रही है तो क्या आप उस इंटरेस्ट से बचने के लिए एक म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर में चले जाओगे, तो क्या गवर्नमेंट आपका इंटरेस्ट छोड़ देगी, क्या माफ कर देगी? तो कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। जस्ट बिकॉज, मियरली बिकॉज यू आर रेजिंग डिस्प्यूट बिफोर एनी अथॉरिटी, दैट कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू नॉट लेवी द इंटरेस्ट और टू वेव द इंटरेस्ट अंडर 220। कोर्ट ने फिर बोला ये तो मिसयूज करेंगे लोग, वैसे तो फिर जब भी इंटरेस्ट लगेगा आप डिस्प्यूट, आप किसके पास चले जाओ, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के पास चले जाओ। जब भी पता चलेगा इंटरेस्ट लगने वाला है, म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के पास चले जाओ और बोलो कि देखो मैं तो म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर के पास चला गया, आप मुझे पे इंटरेस्ट कैसे लगा सकते हो, आप लोग मत लगाओ भी, मुझे मेरा इंटरेस्ट माफ कर दो या मेरे ऊपर का इंटरेस्ट हटा दो। ऐसे नहीं चलता है, ठीक है। इंटरेस्ट आपके ऊपर लगकर रहेगा, आपको जिधर जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। Now, अगला केस लॉ सैप लैब्स, एसएपी लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ एंड अदर अपील्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब ये केस था ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। अब आपको पता होगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग और अपील से रिलेटेड ये केस लॉ है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत बारीकी से सुनना, आप सभी को पता होगा कि अगर आपको ट्राइब्यूनल के ऊपर अपील करना है, मुझे या डिपार्टमेंट को, किसी को भी ट्राइब्यूनल के ऊपर अपील करना है, तो देयर हैज टू बी ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ट्राइब्यूनल के ऊपर अपील नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्राइब्यूनल इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। उसके ऊपर अगर अपील करना है तो आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अपील नहीं हो सकता है। अब यहां पर एक ट्राइब्यूनल ने क्या किया था, एक ट्राइब्यूनल ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दिया, ठीक है। अब क्या इस आर्म्स लेंथ प्राइस को चैलेंज करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, ठीक है। देखो आर्म्स लेंथ प्राइस एक्चुअली जो निकालने का ऑप्शन है ना, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या चीज है, आर्म्स लेंथ प्राइस इज अ मैटर ऑफ व्हाट, इट्स अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन। तो ये एक एक्चुअली देखा जाए तो आर्म्स लेंथ प्राइस इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ट्राइब्यूनल ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल दिया है तो अब हाई कोर्ट उसके बीच में टांग नहीं अड़ा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर ये नहीं उठ रहा है, सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि हाई कोर्ट क्या आर्म्स लेंथ प्राइस पे कुछ भी नहीं बोल सकता है? हाँ, हाई कोर्ट आर्म्स लेंथ प्राइस बैठ के कंप्यूट नहीं कर सकता है, मैं मानता हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन क्या हाई कोर्ट ये भी नहीं बोल सकता है कि आर्म्स लेंथ प्राइस का जो मेथड आपने चूज किया है वो भी गलत है, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से नहीं है, इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से नहीं है, वो भी नहीं कर सकता है हाई कोर्ट। ये मुद्दा था, तो मैटर कोर्ट में चला गया, कोर्ट में बोल दिया कोर्ट ने भाई ऐसा थोड़ी है, हमारे हाथ में कोई भी पावर नहीं है। हाँ, हम बैठकर आर्म्स लेंथ प्राइस कंप्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वो कंप्यूटेशन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। लेकिन क्या आपने इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को बराबर से लगाया या नहीं लगाया है, रूल्स को बराबर से फॉलो किया या नहीं किया है? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट और रूल्स में दिया गया है आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालना है, क्या आपने उसके तहत निकाला है कि नहीं निकाला है? वो तो हाई कोर्ट बोल ही सकती है ना, दैट इज एब्सोल्युटली ए क्वेश्चन ऑफ लॉ। वो तो हम लॉ इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम कहां फैक्ट्स इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे आपका आर्म्स लेंथ प्राइस 2000 रुपया होना चाहिए या 3000 रुपया होना चाहिए, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका जो मेथड है वो सही है कि नहीं है, आपका जो तरीका है वो सही है कि नहीं, जो रूल्स के अंदर स्टेप्स है वो सही है कि नहीं सही है, वो तो हम जरूर चेक कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला दैट इज एब्सोल्युटली अलाउड टू द कोर्ट टू बी डन, कोर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी 2023 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा इशू है कि 271C में जो टीडीएस की पेनल्टी लगती है, क्या वो लेट पेमेंट या नो पेमेंट के लिए वो पेनल्टी लग सकती है कि नहीं लग सकती है? देखो 271C में साफ साफ लिखा है दैट 271C पेनल्टी इज लेविएबल फॉर डिले इन डिडक्शन और नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो या लेट काटते हो तो वो पेनाल्टी लगेगी। लेट पेमेंट के लिए वो पेनाल्टी नहीं है, ठीक है। देयरफॉर जबरदस्ती एक पेनाल्टी दूसरे सेक्शन में मत खींचो। दिस पेनाल्टी इज नॉट फॉर लेट पेमेंट और बिलेटेड पेमेंट, दिस पेनाल्टी इज ओनली फॉर लेट डिडक्शन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला केस लॉ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस देव प्रभा एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब एसएससी ने क्या किया था, एसएससी ने टैक्स भरने में डिले कर दिया, ठीक है, डिले कर दिया। डिले बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल नहीं था और ना ही अमाउंट बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल था, और एसएससी ने बाद में खुद से टैक्स डिपॉजिट कर दिया इंटरेस्ट समेत, इंटरेस्ट के साथ। डिले हुआ एसएससी से, एसएससी एक्सेप्ट कर रहा है मुझसे डिले हुआ, और डिले बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट का डिले नहीं था और बहुत ज्यादा बड़े पीरियड के लिए भी डिले नहीं था, कुछ दिनों के लिए डिले हुआ था। और जैसे ही डिले हुआ मैंने खुद से टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया। अब इन सब के बावजूद क्या एसएससी को जेल में डालना चाहिए, प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना चाहिए एसएससी के ऊपर? असिस्टेंट कमिश्नर ने जेल में डाल दिया, बोला नहीं आपने टैक्स लेट भरा, आप जेल में जाओ।
जबकि अमाउंट सब्सटैंशियल नहीं था, जबकि पीरियड सब्सटैंशियल नहीं था, जबकि एसएससी ने 100 अमाउंट बाद में भर दिया था इंटरेस्ट समेत। सीबीडीटी का सर्कुलर है इसके ऊपर है, जिसमें बोला गया है कि नॉर्मली आप ये सब इंपोज मत किया करो, जनरली मत करो, पकड़ पकड़ के सबको जेल में डालोगे छोटे छोटे कारणों से। आप नॉर्मली ये सब मत किया करो व्हेन द पीरियड इन्वॉल्व्ड इज नॉट सब्सटैंशियल, व्हेन द अमाउंट इज नॉट सब्सटैंशियल। एसएससी ने खुद से भर दिया है, ठीक है। 50,000 रुपए की बात थी यार, यहां पर 50,000 रुपए से भी ज्यादा नहीं, उससे भी कम की बात थी। इतने से अमाउंट के लिए आप लोगों को जेल में डालोगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। और कोर्ट ने बोला कि इस ऑर्डर को क्या करो, क्वैश करो, हटाओ इसको, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अभी यहां से जो केस लॉज है 61 से 65 तक, ये सारे लेटेस्ट केस लॉ है जो आईसीआई ने अभी अभी अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, आप वहां जाकर देख सकते हो। फॉर एक्सक्लूसिवली May 24 एंड November 24 एग्जाम्स, ठीक है। तो इन पे थोड़ा और फोकस करना कि जनरली इसमें से एक आध पूछ ले वो लोग एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल। अब सबसे पहला माले आनंद फिल्टर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एसीआईटी 2023 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या हुआ था, एसएससी ने एक जगह लिया था, प्रीमाइस लीज पे लिया था, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, जब आप किसी से लीज पे कुछ लोगे तो आप सामने वाले को सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे, ठीक है। अब जब आपका लीज पीरियड खत्म हो जाएगा तो सामने वाला आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस दे देगा, ठीक है। अब जैसे मैंने उसको कुछ 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, ठीक है। और मैंने वो जगह लीज पे लिया था, मतलब काफी ज्यादा बड़ी जगह होगी और काफी ज्यादा महंगी जगह होगी, जिसके लिए 5.8 करोड़ का सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैंने डिपॉजिट दिया और मैंने जगह लीज पर ले ली, मैं अपने बिजनेस के लिए वो जगह यूज कर रहा था। अब कुछ समय के बाद क्या हो गया, कुछ समय के बाद मेरा उसके साथ कुछ झगड़ा हो गया और मैंने उसकी प्रेमाइश छोड़ दी, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसने भी मुझे बोला कि आप चले जाओ, और मेरे को उसको कुछ पैसा देना था, बोल रहा था वो कि आपका इतना पैसा बनता है। मैं बोला मैं कुछ नहीं देने वाला हूं। तो मैंने बोला तू सिक्योरिटी डिपॉजिट ले ले भाई, जान देते, छोड़, तो दिमाग नहीं खराब कर, ठीक है। मैं अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट तेरे से क्लेम नहीं करता हूं, वो तू रख ले, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको दे दिया। अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या मैं रेवेन्यू एक्सपेंस की तरह क्लेम कर सकता हूं, दैट इज द क्वेश्चन, इज इट माय रेवेन्यू एक्सपेंस? एंड द आंसर इज नो। कोर्ट ने बोला ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये एक कैपिटल नेचर का लॉस है, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुद्दा समझो, मुझे अपने लैंडलॉर्ड से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना था, कुछ अनबन की वजह से, कुछ झगड़े की वजह से मैंने वो छोड़ दिया, तो मेरा नुकसान हो गया। क्या वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर पे उसका डिडक्शन ले सकता हूं? कोर्ट ने मुझे मना कर दिया। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगला केस लॉ क्या है, एक डीमर्जर हुआ था जहां पर एक डीमर्ज यूनिट थी, एक रिजल्टिंग यूनिट थी। तो यहां पर सवाल ये उठ रहा है, क्या रिजल्टिंग कंपनी एक डीमर्ज कंपनी के डिसफंक्शनल यूनिट का, डिसफंक्शनल मतलब वो फंक्शनल नहीं है, वैसे यूनिट को मैंने खरीदा, उसके यूनिट के लॉस को सेट ऑफ कर सकता हूं कि नहीं? सवाल ये उठ रहा है कि क्या लॉस सेट ऑफ करने के लिए जिस यूनिट को मैं ले रहा हूं वो फंक्शनल होना जरूरी है, या डिसफंक्शनल यूनिट का भी लॉस मेरे को सेट ऑफ करने मिल जाएगा? देखो भाई, कोर्ट ने बोला अगर वो फंक्शनल होता तो वो डीमर्जर करता ही क्यों भाई? वो डिसफंक्शनल था, वो लॉस में था, इसलिए तो उसने डीमर्जर किया। अब अगर आप डिसफंक्शनल यूनिट जो डीमर्जर करना चाहता है उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं करवाओगे तो वो अगली बार से डीमर्जर करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार वो डिसफंक्शनल है या नहीं है? तो डीमर्ज यूनिट कैसा भी हो, डिसफंक्शनल हो या ऑपरेशनल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसका जो भी लॉस है वो डीमर्ज यूनिट किसको दे देगी? रिजल्टिंग कंपनी को देगी, और रिजल्टिंग कंपनी उसको सेट ऑफ कर सकती है, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डीमर्ज यूनिट डिसफंक्शनल है कि ऑपरेशनल है वो सब मत चेक करो, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए वो आप आराम से हमेशा कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वाला केस लॉ सिकंदराबाद क्लब वर्सेस सीआईटी 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब इस केस लॉ में क्या हुआ है मैं आपको पहले बताता हूं। म्यूचुअल कंसर्न के ऊपर ये केस लॉ है। आप सभी को पता है म्यूचुअल कंसर्न क्या होता है। म्यूचुअल कंसर्न वो होता है जब कुछ लोग साथ में आते हैं, कुछ मेंबर साथ में आते हैं, मैं और मेरे 8-10 दोस्त मिलके साथ में आए, एक क्लब बनाया हमने, और अगर अब इस क्लब में हम लोग कुछ पैसा लगाते हैं और उससे हम कुछ पैसा कमाते हैं तो वो हम आपस में एक दूसरे के लिए ही कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन किसी आउटसाइडर्स को दोगे, आउटसाइडर से पैसा कमाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा। याद करो, हम 10 मेंबर्स लोग मिलकर एक क्लब बनाए, हम सब ने उसमें पैसा हर महीने उसमें पैसा जोड़ते हर महीने पैसा कंट्रीब्यूट करते और आपस में 10 लोगों को सर्विस देते हैं। लेकिन अगर यही सर्विस हम बाहर वाले को देंगे तो वो टैक्सेबल होगी, ठीक है। अगर हम बाहर वाले को सर्विस देकर उसको चार्ज करेंगे तो वो टैक्सेबल है। अब इन लोगों ने क्या किया पता है, इन लोगों के क्लब के अंदर एक मेंबर जो है ना, इनके सिकंदरा क्लब का एक मेंबर एक बैंक है, से एसबीआई इनका मेंबर है। तो ये क्लब वालों ने क्या किया, अपना पैसा एसबीआई को दे दिया, एसबीआई से इंटरेस्ट कमा रहे। कायदे से तो एसबीआई उनका बैंक है, एसबीआई उनका मेंबर भी है, लेकिन कोर्ट ने बोला नहीं भाई, उसको आप मेंबर की तरह नहीं ट्रीट करोगे, उसको आप एनी अदर पर्सन की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। ऐसे तो हर क्लब अपने क्लब में एक बैंक को रख लेगा, यस, हर क्लब अपने क्लब में एक बैंक को रख लेगा और बोलेगा बैंक तो हमारा मेंबर है, और फिर सब मिलके पैसा उसको देंगे, उससे इंटरेस्ट कमाएंगे और बोलेंगे म्यूचुअल कंसर्न। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? देयरफॉर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आपका क्लब का मेंबर भी अगर बैंक है ना, बैंक मेंबर है, और अगर सब मिलकर उसको पैसा देकर इंटरेस्ट कमा रहे हैं,
तो वो इंटरेस्ट भी क्या माना जाएगा, म्यूचुअल कंसर्न वाला नहीं माना जाएगा, दैट विल बी लायबल फॉर टैक्स अंडर द इनकम टैक्स लॉ। आप यहां पर चेक कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ना ये नेक्स्ट केस लॉ बहुत बढ़िया केस लॉ है इंटरनेशनल टैक्स का, सीआईटी इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेस एयर इंडिया लिमिटेड। अब देखो आप सबको बताएं कि जनरली अगर आपको टीडीएस काटना है इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको टीडीएस देखना है जो इनकम टैक्स का रेट होता है कंपेयर विद डीटीडब्ल्यूए व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। अब अगर डीटीडब्ल्यूए में 5% रेट लिखा है या 10% रेट लिखा है तो फिर आप 10% पे काटोगे इनकम टैक्स रेट अगर ज्यादा है तो, ठीक है। अब सवाल यहां पर ये नहीं था, सवाल यहां पर ये है कि जनरली अगर सामने वाला पैन नहीं देगा तो आपको पता है आपको 20% पे काटना है, ठीक है। अब अगर सामने वाले नॉन रेसिडेंट ने पैन नहीं दिया तो आपको 20% पे काटना है, लेकिन डीटीडब्ल्यूए में 5% लिखा है तो फिर मैं 5% पे काटूंगा 20%। क्या 20% वाला 206AA का सेक्शन 20% कहां लिखा है, 206AA में लिखा है, क्या वो डीटीडब्ल्यूए को भी ओवरराइड कर देगा? तो आप सभी को पता है कि भाई डीटीडब्ल्यूए को ओवरराइड नहीं कर सकता है वो, क्यों? क्योंकि डीटीडब्ल्यूए और इनकम टैक्स व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी वो आपको अप्लाई करना होता है। अब अगर डीटीडब्ल्यूए में 5% लिखा हुआ है और 206AA बोलता है नहीं पैन नहीं दिया तो 20% काटना पड़ेगा, तो आप इनकम टैक्स एक्ट नहीं अप्लाई कर सकते हो, आपको डीटीडब्ल्यूए अप्लाई करना पड़ेगा व्हिचएवर इज मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मॉडल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस केस लॉ इज जब आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते हो वो पैन नहीं दे रहा है और डीटीडब्ल्यूए में रेट कम है, 206AA में रेट ज्यादा है, तो आप 206AA के हिसाब से मत काटो, 20% के हिसाब से मत काटो, आप नॉर्मली 5% 10% के हिसाब से टीडीएस काटो। दिस इज व्हाट दिस ब्यूटीफुल केस लॉ वांट्स टू टेल यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज इट क्लियर? और ये लास्ट वाला केस लॉ हमने क्लास में ऑलरेडी कर लिया, उसके जैसा सेम टू सेम है। आईसीआईसीआई बैंक का केस लॉ जाके पढ़ लेना या एलेगेंट्रेंट फाइनेंस लिमिटेड का केस लॉ पढ़ लेना, बहुत ज्यादा सिंपल केस लॉ था, मैंने क्लास में करवाया था, एक बार फिर से बोल देता हूं। यहां पर एओ ने ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर पार किया 143(3) का, ठीक है। उसमें कुछ मुद्दे थे XYZ, ये मुद्दे थे वो एओ ने डिस्कस किया था, ठीक है। अब उसके बाद में एओ ने 147 के अंदर ऑर्डर पास किया, उसके अंदर ABC मुद्दे डिसाइड हुए, ठीक है। अब आगे जाकर सीआईटी को ना 263 के अंदर रिवाइज करना है कुछ मुद्दे, ठीक है। अब आप सबको पता है 263 के अंदर सीआईटी के पास रिवाइज करने का टाइम होता है 2 years on the end of the financial year in which the order sought to be revised was passed। जिस ऑर्डर को आप रिवाइज करना चाहते हो उस साल के एंड से 2 साल का टाइम होता है आपके पास। अब सीआईटी को एक्चुअली ये मुद्दे रिवाइज करना था, X रिवाइज करना था, Y रिवाइज करना था, Z रिवाइज करना था। तो अब अगर उसको ये ओरिजिनल ऑर्डर के मुद्दे रिवाइज करना था तो उसको 2 years का टाइम लिमिट भी यहां से काउंट करना पड़ेगा, वो 2 years यहां से नहीं काउंट कर सकता है। अगर उसको ABC रिवाइज करना होता ना तो वो 2 years यहां से काउंट करता। अगर उसको ओरिजिनल ऑर्डर के मुद्दे रिवाइज करना है तो उसको ओरिजिनल ऑर्डर से 2 years चेक करना पड़ेगा खत्म हो गया कि नहीं हो गया। अगर खत्म हो गया है तो खेल खत्म, फिर वो रिवाइज नहीं कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां जाकर हमने आईसीआई मटेरियल में जितने भी केस लॉस थे वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। कितने टाइम के अंदर? लगभग 1 सवा घंटे के अंदर सारे के सारे केस लॉस मैंने कवर कर लिए। बिलीव मी, इनमें से ही 3 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले 100%। इसके अलावा क्लास में हमने जो किया है वो भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो यहां पर हमने 50-60 केस लॉ जितने भी किए वो सारे के सारे अच्छे से एक बार देख लो। मैंने सबको कंसाइज किया है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सब इतने लंबे 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 केस लॉस है, उतना लंबा लंबा आप पढ़ नहीं सकते हो। मैंने इसको टू बी प्रिसाइज किया है, जितना एक बच्चा 2-3-4 मार्क के लिए लिख सकता है उतना कंसाइज करने की कोशिश की है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जल्द से जल्द शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू। बहुत जल्द मिलता हूं मैं और ही ऐसे कुछ वीडियोस के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू।